सभी साथियों को नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा अपमाइंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप चल रहा था और राजस्थान के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत अपने फर्स्ट पार्ट को पढ़ा और फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत अपने जो राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांटा था। 4 भागों के अंतर्गत जैसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल था, मध्यवर्ती अरावली थी, पूर्व का मैदान था और हाड़ौती का पठार था, जिसके अंतर्गत अपने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा, एक सूक्ष्म मरुस्थल और एक अर्धसूक्ष्म मरुस्थल। सूक्ष्म मरुस्थल जिसमें 0 से 25 सेमी तक वर्षा होती है, अर्धसूक्ष्म मरुस्थल जिसमें 25 से 50 सेमी तक वर्षा होती है। शुष्क मरुस्थल की अपन ने काफी चर्चाएं की, जिसमें अपन ने कहा था कि शुष्क मरुस्थल के भी लगभग 58.5% लगभग 60% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं और 41.5% लगभग 40% भाग पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। जिसमें से अपन ने 58.5% भाग पर जो बालू का स्तूप थे, लगभग 60% की जिसकी चर्चा की थी, 60% भाग पर अपने बालू का स्तूप पाए जाते हैं, उनकी विस्तृत चर्चा की। उसके बाद में आपको पता है कि 41.5% लगभग 40% भाग पर सूक्ष्म मरुस्थल के बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, जिसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। तो एक होता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, एक होता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो अपने युक्त प्रदेश को चर्चा की, जिसमें बालू का स्तूप के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो सारी चर्चाएं की। फिर आता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जिसको अपन देख रहे हैं। तो सूक्ष्म मरुस्थल के कितने % भाग पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है? तो आपको पता है लगभग 40% भाग पर सूक्ष्म मरुस्थल के बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, और जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं उसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। अब ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहां से कहां तक है? तो जैसा कि आपको पता है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो रेत के टीले नहीं है, वो जैसलमेर में पोखरण से लेकर जोधपुर में फलोदी तक का पार्ट आता है, जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, जिसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। तो उसी की आप चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया था कि सूक्ष्म मरुस्थल के जो सूक्ष्म मरुस्थल था उसके 58.5% भाग पर आपने क्या पाए जाते हैं? बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और 41.5% भाग पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तो इन बालू का स्तूप प्रदेश की अपन ने चर्चा की। कौन कौन से बालू का स्तूप के प्रकार हैं? अनुदैर्ध्य कौन सा है, अनुप्रस्थ कौन कौन सा है, बरखान कौन से हैं, अपने पैराबोलिक नेटवर्क बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, इन सब की चर्चाएं करने के बाद अपन दूसरे पार्ट पाते हैं, जिसका नाम है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो एक होता है युक्त, एक होता है मुक्त। तो मुक्त का मतलब है यहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। अब बालू का स्तूप नहीं है, रेत नहीं है, तो हो सकता है वो एरिया कैसा है, चट्टानी है या पथरीला है। तो चट्टानी मरुस्थल है, चट्टानी मरुस्थल को अपन ने एक शब्द लिया था, क्या बोलते हैं? हमादा क्षेत्र कहा जाता है। तो अपन ने कुछ शब्दों के प्रयोग किए थे, जैसे अगर मरुस्थल रेतीला है तो उसे इर्ग कहा जाता है, अगर मरुस्थल पथरीला या मिश्रित है तो उसे रेत कहा जाता है, अगर मरुस्थल चट्टानी है तो उसे हमादा कहते हैं। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का मतलब है कि वहां रेत के टीले नहीं है, रेत के टीले नहीं है, तो मतलब चट्टानी मरुस्थल है। चट्टानी मरुस्थल के लिए दूसरा शब्द कौन सा यूज में ले सकते हैं अपन? हमादा क्षेत्र यूज में ले सकते हैं ना। तो बालू का स्तूप युक्त, एक होता है युक्त और एक मुक्त। तो मुक्त प्रदेश पढ़ रहे हैं अपन। तो सबसे पहले चर्चा करें तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितने % था? 41.5% था। है कहां से कहां तक? तो ये पोखरण से लेकर फलोदी तक है। पोखरण जो राजस्थान में जैसलमेर जिले में, वहां से लेकर जैसलमेर के पोखरण से लेकर फलोदी जोधपुर तक का पार्ट कहलाता है। ठीक है। वैसे तो 3 जिलों में एक ट्राइंगल बना हुआ है, एक तो अपने जैसलमेर में बना हुआ है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो जैसलमेर है वहां पर पोखरण, यहां जोधपुर अपना पार्ट है, जहां फलोदी, और नीचे जो बाड़मेर है यहां तक है। तो एक ट्राइंगल बना हुआ है। इस ट्राइंगल के अंतर्गत आपको पता है बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। लेकिन मुख्यतः जो जगह बोली जाती है वो पोखरण से फलोदी तक बोला जाता है ना। पोखरण से फलोदी तक का एरिया क्या कहलाता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बता दें, राजस्थान के जैसलमेर जिले में लाठी सीरीज एक जगह है। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज जैसलमेर के अंदर एक जगह है मोहनगढ़, और जैसलमेर में एक जगह है पोखरण। तो मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के बीच, जैसे ऊपर कौन सी जगह रह गई? एक मोहनगढ़ हो गई, और मोहनगढ़ के नीचे की अगर मैं बात करूं तो एक जगह हो गई पोखरण, समझ लो। और दोनों ही जगह कहां पड़ती है? जैसलमेर में। तो मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में एक ऐसा, वैसे तो मरुस्थल के अंदर आपको पता है पानी की शॉर्टेज है, जल बहुत कम मिलता है, लेकिन मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में एक ऐसा एरिया है जहां जमीन यानी भूमि के अंदर जल पाया जाता है। तो इसे मैं क्या कह सकता हूं? एक भूगर्भिक जल पट्टी कह सकता हूं ना। भूगर्भिक क्या है? जल पट्टी। तो सीधी बात ही आ जाती है कि अपन जो लाठी सीरीज पढ़ रहे हैं वो है कहां से कहां तक? ये मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक है। और क्या है ये एक भूगर्भिक जल पट्टी है, यानी
मरुस्थल में कहीं भी जल नहीं है, लेकिन यहां पर मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में यहां जल मिल जाता है। तो बात याद है कि यहां जल कहां से आया होगा, तो मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में जो ये भूगर्भिक जलपट्टी जो लाठी सीरीज है, ये माना जाता है कि यहां पहले सरस्वती नदी बहती थी। तो ये भूगर्भिक जलपट्टी जो लाठी सीरीज है वो किसका अवशेष माना जाता है, ये सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना आपको, सरस्वती नदी का क्या है, अवशेष है। ये माना जाता है कि यहां पहले सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, सरस्वती नदी यहां प्रवाहित होती थी, लेकिन वर्तमान में यहां सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। तो उसका जल आज भी यहां है, और वो जल किस रूप में मिलता है अपन को, मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में एक भूगर्भिक जलपट्टी के रूप में मिल रहा है। तो यहां मरुस्थल में इस लाठी सीरीज में अगर नमी है, अब आप एक चीज हो, जिस भूमि में नमी होगी तो उस नमी में आपको पता है घास उग जाती है, और उस घास को कहते हैं सेवण घास। तो एक भूगर्भिक जलपट्टी थी और यहां पर कौन सी घास हो जाती है, सेवण घास। नमी के कारण, जब यहां पर नमी के कारण क्या उग जाती है, घास उग जाती है, और उस घास को क्या कहते हैं, सेवण घास कहते हैं, और इसी कारण इसे सेवण घास पट्टी भी कहा जाता है। तो लाठी सीरीज को सेवण घास पट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां सेवण घास पाई जाती है। और सेवण घास पशुओं के लिए बहुत पौष्टिक घास होती है। अगर आपको बताओ तो पशुओं के लिए सबसे पौष्टिक घास कौन सी होती है, सेवण घास, है ना। पशुओं के लिए क्या होती है, पौष्टिक होती है। तो मैं कह रहा था कि यह सेवण घास, एक और बात करें तो राजस्थान का राज्य पक्षी जो गोडावन है, राज्य पक्षी का नाम सुना होगा गोडावन, और राजस्थान के सबसे ज्यादा कौन से जिले में मिलेगा, जैसलमेर जिले में, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में मिलता है। और इस जैसलमेर में जो गोडावन पक्षी मिलेगा वो आपका इस सेवण घास पट्टी के अंदर ही अंडे देता है। जब सेवण घास पट्टी में अपना गोडावन पक्षी अंडे दे रहा है तो ये गोडावन पक्षी की क्या कहलाती है, प्रजनन स्थली भी मानी जाती है। तो गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली किसे माना जाता है, सेवण घास पट्टी, यानी सेवण घास में देता है, तो इसी वजह से यहां अंडे दे रहा है, तो इसे प्रजनन स्थली करें, क्योंकि गोडावन पक्षी यहां क्या देता है, अंडे देता है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में, इसी भूगर्भिक इस जलपट्टी वाले क्षेत्र में, मतलब लाठी सीरीज में ही, यहां पर एक नलकूप बना हुआ है जिसका नाम सुना होगा आपने, चंदन नलकूप या चांदन नलकूप, चंदन या चांदन नलकूप, है ना। इसके अंदर यहां पर बना हुआ है, जैसलमेर जिले में ही है, और यहां का जल मीठा होने के कारण इसे थार का घड़ा कहा जाता है। तो थार का घड़ा किसे कहा जाता है, चांदन नलकूप को थार का क्या कहते हैं, घड़ा कहते हैं। और यहीं पर इसके अलावा एक और है, यहां पर आकलवुड फॉसिल पार्क है, जैसलमेर जिले के अंदर ही। जैसलमेर जिले में एक कौन सा पार्क है, आकलवुड फॉसिल पार्क है। यहां रेत, मतलब चट्टानी मरुस्थल था, उसी की बात कर रहा हूं, वालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की। तो उस मुक्त प्रदेश के अंतर्गत एक चट्टानों के अंदर एक पार्क है, आकलवुड फॉसिल पार्क, जिसमें चट्टानों में लकड़ी के अवशेष पाए जाते हैं, यानी चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष हैं। तो राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कौन सा हो गया, आकलवुड फॉसिल पार्क, ठीक है, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में। इस लकड़ी के अवशेष मिले हैं। ये लकड़ी के अवशेष कौन से काल के हैं, तो अपन ने कहा था जब से अपनी पृथ्वी बनी है, जब से अब तक इसे अलग अलग कालों में बांटा गया है, और अलग अलग कालों में बांटा गया है। तो जुरेसिक काल का नाम सुना होगा। तो जुरेसिक काल के अंदर जो वनस्पति थी वह वनस्पति आज इन चट्टानों में मिल रही है। तो आकलवुड फॉसिल पार्क में कौन से काल के लकड़ी के अवशेष मिलते हैं, जुरेसिक काल के लकड़ी के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अपन ने चर्चा की, वालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जो एक चट्टानी मरुस्थल है जिसे हमादा क्षेत्र कहा जाता है, और सूक्ष्म मरुस्थल के कितने % भाग पर था, 41.5%, लगभग 40% बोल देते हो। और इसी क्षेत्र के अंदर एक लाठी सीरीज आती है जो मोहनगढ़ से पोखरण तक विस्तृत है, मोहनगढ़ से पोखरण तक विस्तृत है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है, एक भूगर्भिक जल पट्टी है, यानी ऐसी भूमि जिसमें जल पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें जल है तो उसमें क्या रहेगी, नमी रहेगी, और नमी रहेगी तो वहां पर क्या उग जाती है, घास उग जाती है, और फेमस घास जो है उसका क्या नाम है, सेवण घास है। इसी वजह से इसे सेवण घास पट्टी भी कहा जाता है। और इस सेवण घास के लिए अगर मैं बात करूं, पशुओं के लिए पौष्टिक होती है। इस सेवण घास में ही अपने राज्य का जो राज्य पक्षी है गोडावन, वह यहां अंडे देता है। इसी वजह से गोडावन पक्षी की भी क्या मानी जाती है, प्रजनन स्थली मानी जाती है। इसके अलावा चांदन नलकूप की चर्चा की, यहीं पर एक चांदन नलकूप बना हुआ है जो मरुस्थल के अंदर मीठा पानी है एक तरह से, तो इसे थार का घड़ा कहा जाता है। और लाठी सीरीज में किसके अवशेष हैं, सरस्वती नदी के। भाई यहां पर जमीन में जल कहां से आया, तो यह जल ऐसे माना जाता है कि यहां किसी जमाने में एक सरस्वती नदी बहती थी, उसका बचा हुआ अवशेष है आज भी, है ना। और आकलवुड फॉसिल पार्क जो राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है जिसमें लकड़ी के अवशेष हैं, चट्टानों में लकड़ी के अवशेष हैं,
कौन से काल की चट्टानें? जुरेसिक काल की चट्टानें। तो प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन था, है ना, तो इसका ध्यान रखना। आगे की अगर मैं चर्चा करूं, जैसे आपको बताया मैंने, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहां से कहां तक था? जैसलमेर में पोखरण से लेकर कहां तक है? जोधपुर में फलोदी तक का एरिया क्या कहलाता है? और बाड़मेर का कुछ क्षेत्र भी आता है। तो मैंने कहा था एक ट्राइंगल, त्रिभुज की तरह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ना, सूक्ष्म मरुस्थल के। और ये कौन सा पार्ट था अपना? अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल था। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना भाई। आगे इसी की चर्चा करें अपन। कुछ शब्द हैं जो मरुस्थल में यूज में लिए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा तल्ली, टाट यारन, पलाया झीलें, बालसन, ऐसे कुछ शब्द सुने होंगे। जो जैसे मैं चर्चा करूं तो आपको पता है, जैसे यहीं से मैं चर्चा करता हूं। एक शब्द आता है तल्ली, अभी सभी ये शब्द आपको मिल जाएंगे। तल्ली की अगर मैं बात करूं तो ये क्या चीज होती है, इनको समझने की कोशिश करना। अपने जो मरुस्थल में रेतीला मरुस्थल है, इस रेतीले मरुस्थल के अंतर्गत कोई निम्न भूमि भाग हो, निम्न भूमि मतलब कोई गड्ढे वाला भाग हो, तो उसे क्या कह देते हैं? तल्ली कहते हैं। ठीक है, और इस तल्ली में जैसे ही कोई वर्षा काल के दौरान यानी बारिश के दौरान कोई निम्न भूमि क्षेत्र, ये हो गया, और निम्न भूमि रेतीले भागों के अंदर कोई भी निम्न भूमि क्षेत्र तल्ली कह रहा है। और इस तल्ली के अंदर जब वर्षा काल के दौरान जब यहां पर पानी भर जाता है तो इसे टाट या रन कहा जाता है। तो मरुस्थल, रेतीले मरुस्थल में निम्न भूमि भाग में जब वर्षा का जल भर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टाट या रन कहा जाता है। अब आपको एक चीज पता होगी कि रेत में कितने समय तक पानी रुकेगा? 2 दिन, 1 दिन, 2 घंटे, 3 घंटे, इतना, यानी कम समय के लिए ही जल रुकता है, उसके बाद में पानी यहां से अवशोषित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मैं कह सकता हूं कि अस्थायी झीलें हो गई। तो टाट या रन क्या होती है? अस्थायी झीलें। तो तल्ली को आपको बताया कि निम्न भूमि क्षेत्र को तल्ली कह रहे हैं, अभी आगे आएगा। और उसमें जैसे ही वर्षा का पानी भर जाता है उसे क्या कहा जाता है? टाट या रन। तो देखो, बालू का स्तूपों के मध्य छोटे छोटे गड्ढों में, बालू का स्तूपों के मध्य जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, छोटे छोटे गड्ढे, वर्षा का जल भर जाता है। वर्षा का क्या भर जाता है? जल भर जाता है ना, जो मिट्टी की लवणता से खारा भी हो जाएगा। अब सीधी बात है, आपको पता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल जो रेतीला मरुस्थल है पूरा ही 33 सागर का अवशेष है। यहां किसी जमाने में समुद्र था, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। तो वो नमक जो मिट्टी के अंदर है वो घुड़ कर कहां आ जाएगा? ऊपर, लवणता से खारा हो जाएगा। ठीक है, यह छोटे छोटे गड्ढे लवणीय दलदल क्षेत्र में, दलदल में भी हो जाएंगे नमक की परत। स्थानीय भाषा में उसे ही क्या कहते हैं? टाट या रन कहा जाता है, जो एक अस्थायी झीलें होती है। इसका भी ध्यान रखना, अस्थायी क्या होती है? झीलें होती है। तो टाट या रन एक अस्थायी झीलें होती है जो मरुस्थल में पाई जाती है ना। आगे की अगर बात करूं, राजस्थान में सर्वाधिक रन कौन से जिले में मिलेंगे? तो जैसलमेर में मिलेंगे। सबसे ज्यादा रेतीला क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर जिला है, तो जैसलमेर में ही मिलेंगे इस टाइप के ना। प्रमुख रन क्षेत्र है कुछ ऐसे गड्ढे जिनको फेमस, मतलब जो फेमस है उनके नाम भी दे रखे हैं। जैसे जैसलमेर के प्रमुख है कनोड़, ब्रह्मसर, भाकरी और पोखरण। चारों का ध्यान रखना है। कनोड़ है, ब्रह्मसर है, भाकरी है और पोखरण है। तो जैसलमेर के चारों, एक बार वापस बोल रहा हूं मैं, कनोड़, बरमसर, भाकरी और पोखरण, ये कहां के हैं? जैसलमेर के। बाप कहां का है? जोधपुर का। थोब बाड़मेर का है भाई। थोब कहां का है अपना? बाड़मेर का है। कुछ ये प्रमुख रन क्षेत्र है। रन बताई दिया आपको, कुछ प्रसिद्ध रन क्षेत्रों के नाम बता दिए। इसके अलावा ताल छापर और पडियारा रन कहां मिलेंगे आपको? चूरू में मिलेंगे। टाट या रन क्या होते हैं ये समझाया, तल्ली क्या होती है, और टाट या रन के अंदर कुछ प्रसिद्ध रन क्षेत्र कौन कौन से हैं? कनोड़, ब्रह्मसर, भाकरी और पोखरण जो जैसलमेर के हैं। थोब बाड़मेर का है, बाप जोधपुर का है, ताल छापर और पंडियारा कहां का है? चूरू का है। ठीक है, अब आप बात आती है तल्ली, जिसकी अभी अपन ने चर्चा की थी। एक होता है पोखर, एक होता है तल्ली। तो रेतीले मरुस्थलों के बीच में जो गड्ढा है वो तो तल्ली, और जो अपने एक ऐसा जिसमें मीठा पानी भर जाता है वो पोखर कहलाते हैं ना। जो खारा पानी था वो तो तल्ली था, मतलब तल्ली के अंदर भर रहा था ऐसे मान लो, और जो मीठा पानी था वो पोखर कहलाता है ना। जैसे रेगिस्तानी इलाके में छोटे छोटे गड्ढों में वर्षा का मीठा जल आकर इकट्ठा हो जाता है, वर्षा का मीठा जल आकर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जिसे तल्ली या पोखर कहते हैं ना, जिसे तल्ली या पोखर कहते हैं। और लवणता के आधार पर आप उसे टाट या रन कह ही रहे हो। सामान्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में खेतों का निचला भाग जो होता है, जहां वर्षा का पानी बहकर इकट्ठा हो जाता है, उसे तल्ली या ताल। वही बात हो गई कि जहां पर पानी इकट्ठा हो गया वर्षा का, तो उसे क्या कह रहे हो आप? टाट या रन। तो तल्ली में वर्षा का पानी भर जाता है ना। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या करते हैं, जो टाट या रन होते हैं, जहां ये पानी भर जाता है ना, उस पानी भर जाने के बाद उसके चारों तरफ मेर वगैरह करके, जैसलमेर क्षेत्र में क्योंकि यहां वर्षा कम होती है,
वर्षा भी कम होती है, जमीन के अंदर गहराई पे जल मिलता है, तो यहाँ कृषि के लिए आवश्यक रूप से जल नहीं मिल पाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो अपने वर्षा काल के दौरान वर्षा का जल भर जाता है, उस वर्षा के जल यानी उस जल को, टाट या रन को चारों तरफ मेर बना देते हैं ये, और चारों तरफ मेर बनाकर जल को और एकत्रित कर लेते हैं। और ज्यादा जल रुक जाता है तो जैसे ही जल ये सूख जाता है तो उस क्षेत्र में नमी हो जाती है, और उस नमी होने के बाद उस क्षेत्र में ये बीज डालकर कृषि करते हैं, और उस कृषि को आपको पता है खड़ीन कृषि कहा जाता है। तो टाट या रन के चारों ओर बढ़िया मेर बना देते हैं, और मेर बनाकर जल को एकत्रित किया जाता है। एकत्रित करने के बाद जैसे ही जल सूख जाता है तो उस नमी वाले भाग में जो बीज डालकर कृषि की जाती है उसे खड़ीन कृषि कहा जाता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन कृषि आपको पता है जैसलमेर जिले में, क्योंकि टाट या रन सबसे ज्यादा कहां थे, जैसलमेर में। तो खड़ीन कृषि भी कौन से जिले में की जाती है, जैसलमेर जिले में, जो मुख्यतः पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है ना। एक होता है खड़ीन कृषि, एक होता है मरहो शब्द। मरहो देखो क्या किया जाता है, तलिया पोकर के जल को सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र, जो उपजाऊ मिट्टी हो जाती है ना, उसे मरहो कहते हैं, और उसमें जो कृषि की जाती है उसे खड़ीन कृषि कह रहे हैं ना। पलाया झीलें क्या होती है, पलाया झीलें टाट या रन की तरह ही होती है, बस फर्क होता है जो नमक वाली झीलें होती है ना, नमक वाली झीलें स्पेशल जिनमें नमक की परत जम जाती है, उन्हें पलाया झील कहा जाता है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में कोई टाट या रन है, सब जगह कोई गड्ढा है, उसके अंदर पानी तो भर गया, लेकिन सूखने के बाद जो नमक की परत जम जाती है, और नमक की परत वाले यानी नमक वाली झीलें होती है, यानी पलाया झीलें क्या होती है, नमक वाली झीलों को ही क्या कहा जाता है, पलाया झीलें कहा जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना, जब किसी पलाया झील में यानी नमक वाली झील में किसी नदी का पानी आकर गिरता है, नदी का जल आकर गिरता है ना, नदी का जल आकर गिरता है, तो यह भी ध्यान रखना, जब किसी पलाया झील में नदी का जल आकर गिरता है तो उसे बालसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बालसन। तो मैं ये कह सकता हूं कोई पलाया झील ही बालसन बन जाती है, कब, जब उसमें किसी नदी का पानी आकर गिरता है ना। तो नमक वाली झीलों को पलाया झील कहते हैं, जिसमें नमक की परत जम जाती है, और उसमें किसी नदी का पानी आकर गिर रहा है उस गड्ढे में, तो उसे क्या कहा जाता है, बालसन कहा जाता है। और आपको पता होगा सांबर झील जो भारत की सबसे बड़ी स्थल रुद्ध खारे पानी की झील है, वो एक किसका उदाहरण माना जाता है, वो एक सांबर अपने बालसन का उदाहरण है ना। सांबर झील, सांबर झील का पता होगा आपको, जो जयपुर, अधिकांशतः जयपुर में, अजमेर और नागौर तीनों में आती है। यह सांबर झील किसका उदाहरण है, बालसन का उदाहरण है, यह ध्यान रखना आपको ना। जो देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादित करती है सांबर झील, ठीक है। आगे देखो, खड़ीन, जैसे अभी अपन ने चर्चा की थी, खड़ीन क्या होता है, तली या पोखर के चारों ओर मेर बनाकर जो जल को एकत्रित किया जाता है, सूखने के बाद वो जो उपजाऊ जमीन होती है उसे तो मरो कहते हैं, और उसमें बीज डालकर कृषि करना क्या कहलाता है, खड़ीन कृषि कहलाता है। जैसे पोखर का जल सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टी में की जाने वाली कृषि को क्या कहलाती है, खड़ीन। उपजाऊ मिट्टी को तो मरहो कह देते, और वहां पर बीज डालकर कृषि करना क्या कहला रहा है, खड़ीन कृषि। खड़ीन एक तरह का अस्थायी तालाब है, सही बात है, जिसमें दो तरफ मिट्टी की क्या होती थी, पाल उठाकर तीसरी तरफ पत्थर की मजबूत दीवार, यानी इसके चारों ओर मेर बनाना, एक तरह से जल को एकत्रित करने के लिए, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन कृषि कौन से जिले में की जाती है, जैसलमेर जिले में। किसके द्वारा की जाती है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। तो अपन ने कहा कि राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन कृषि पालीवाल ब्राह्मणों के। अपन पढ़ रहे हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पढ़ा अपन ने, जो 40% भाग पड़ता। इसके अंतर्गत अपन लाठी सीरीज की चर्चा की, जो एक भूगर्भिक जल पट्टी है, जो मोहनगढ़ से पोखरण तक आती है, सरस्वती नदी के अवशेष माने जाते हैं, और इस पर सेवण घास पाई जाती है नमी के कारण। सेवण घास पशुओं के लिए बहुत पौष्टिक घास होती है, यह भी आपको बताया गया। इसके अलावा यह भी बताया कि इसी लाठी सीरीज पर एक चंदन नलकूप बना हुआ है, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है, मीठा जल है वहां का। इसके अलावा अपन ने कहा चांदन नलकूप, थार का घड़ा बता दिया। इसके अलावा अपन ने कहा कि यहां आकलवुड फॉसिल पार्क है, जो राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है। यहां पर चट्टानों के अंदर लकड़ी के अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है। और यह लकड़ी के अवशेष कौन से काल के हैं, ये जुरेसिक काल के हैं। इसके अलावा अपन ने तल्ली पर चर्चा की। फिर टाट या रन, प्रसिद्ध रन क्षेत्र पढ़े अपने जैसलमेर के कनौड़, बरमसर, भाकरी, पोखरण, थोप, बाड़मेर का। इसके अलावा ताल छापर और पंडियारा चूरू का है, बाप जोधपुर का है,
और उस टाट या रन के चारों ओर मेर बनाकर जो कृषि करना है वो खड़ीन कृषि कहलाता है, बीज डालकर। ठीक है। आगे की अगर मैं चर्चा करूं, सर्वाधिक खड़ीन कृषि राजस्थान के कौन से जिले में की जा रही है? जैसलमेर जिले में। किसके द्वारा? मुख्यतः पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ना। खड़ीन सामुदायिक कृषि का एक उदाहरण है। खड़ीन का प्रारंभ पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। फिर बालसन की बात जो भी मैंने कहा था, पलाया झील में जब किसी नदी का पानी आकर गिरे तो क्या कहलाती है? मतलब बालसन कहलाती है। जैसे मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों चट्टानों से गिरा हुआ है ना, पर्वतों चट्टानों से गिरा हुआ है, मरुस्थल का भाग है, सीधी बात है। और मध्य जल इकट्ठा हो जाने पर बनी झीलें बालसन कहलाती है, यानी पर्वतीय क्षेत्र में, रेतीले क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में। बस फर्क इतना है कि किसी नदी का पानी आकर गिरना चाहिए, यह भी ध्यान रखना। नदी का पानी आकर गिरे, जैसे सांबर झील में आपको पता है मुख्यतः 4 नदियां थी, खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़, जिसमें सबसे ज्यादा लवणता मेंथा नदी की मानी जाती है, जो जयपुर की है ना। लघु मरुस्थल, कुछ और हैं शब्द जैसे लघु मरुस्थल, महान मरुस्थल, इनकी अपन ने चर्चा की थी, है ना। जो अपने कहां से था? बीकानेर में मुख्यतः लघु मरुस्थल का हिस्सा आता है, बीकानेर से कच्छ तक का भाग। लेकिन अपने राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में लघु मरुस्थल कौन से जिले में आएगा? तो बीकानेर में आएगा। बबूलिया अपने राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो छोटे चक्रवात होते हैं, जिन्हें अपन बबूलिया कहते हैं, ये जलवायु में और चर्चा कर लेंगे अपन। एक सवनीय तरंग के कारण, मतलब सवनीय किरणों के द्वारा ये मतलब उत्पन्न होते हैं। थली लूणी नदी के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश, लूणी नदी के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी पूर्वी ऊंचे भाग को क्या कहते हैं? थली कहते हैं। तो थली का लूणी नदी के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश, लूणी नदी का जो प्रवाही क्षेत्र है, अर्धशुष्क मरुस्थल में अभी आपको पढ़ाएंगे, गोडवाड़ क्षेत्र जिसे लूणी नदी मरुस्थल, लूणी नदी बेसिन क्षेत्र भी कहा जाता है, उसके उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? ऊंचे भाग को थली कहते हैं ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तल्ली की अभी अपन ने चर्चा कर ली, मरुस्थलीय प्रदेश दक्षिणी पश्चिम में स्थित, छोड़ दो। मगरा, अरावली के अंदर अवशिष्ट जो बची कुची पहाड़ियां होती है उसे मगरा कहते हैं। और मगरा क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में? उदयपुर में। उदयपुर जिले का उत्तरी पश्चिमी भाग, ये भी ध्यान रखना है, जो अपन पहाड़ियों में पढ़ेंगे। उदयपुर जिले का कौन सा भाग आता है? उदयपुर जिले का उत्तरी पश्चिमी भाग मुख्यतः क्या कहलाता है? मगरा जाना जाता है। मगरा का मतलब होता है अरावली का अवशिष्ट क्षेत्र, है ना, अवशिष्ट पहाड़ियां। पीवड़ा सांप आपको पता है, रेगिस्तान के अंदर एक छोटा, एक विसेली जाति का सांप पाया जाता है जिसका रंग पीला होता है, ये ध्यान रखना है। पीवड़ा सांप का रंग कैसा होता है? पीला होता है। और ये माना जाता है कि ये सिर्फ एक बिलांत का होता है। और ये क्या करता है? ये किसी भी मरुस्थल में जो सोते हैं व्यक्ति, उनकी मतलब सांस से सांस मिलाकर सांस के द्वारा जहर छोड़ता है ना, तो ये सांस को पीता है, इस वजह से इसे पीवड़ा सांप कहा जाता है ना। रेगिस्तानी इलाके में सर्वाधिक जहरीला सांप यही है, जो डंक नहीं मारता है। ये क्या करता है? सोते हुए व्यक्ति की श्वास को पीता है ना, और सांस को पीकर उसके द्वारा जहर छोड़ता है। और राजस्थान में ये कहां मिलेगा? आपके सूक्ष्म मरुस्थल के रेतीले भाग में मिलेगा ना। रेतीले मरुस्थल में मिलता है, रेत में मिलता है, रेतीले मरुस्थल में। रेतीले मरुस्थल में विसेली जाति का सांप जो पीवड़ा सांप है, जो सोते हुए व्यक्ति की सांस को पीता है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? पीवड़ा कहते हैं ना। राजस्थान में सर्वाधिक। फिर अपन बात करें, जैसे अपन ने पढ़ा कि सूक्ष्म मरुस्थल पढ़ा, उत्तरी पश्चिम मरुस्थल के 2 भागों में बांटा था, एक सूक्ष्म मरुस्थल और एक अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल। सो सूक्ष्म मरुस्थल की सारी चर्चाएं कर ली अपन ने। अब पढ़ रहे हैं अपन अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल, क्योंकि राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा था अपन ने? 4 में। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्व का मैदान, हरदोई का पठार, जिसमें से अपन उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल पढ़ रहे हैं, जो राजस्थान के भौतिक स्वरूप का 61% भाग पर पाया जाता है। और इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा था अपन ने, एक सूक्ष्म और एक अर्धसूक्ष्म मरुस्थल में। जो आपको पता है कौन कौन से भागों में बांटा था? एक सूक्ष्म और एक अर्धसूक्ष्म। तो शुष्क मरुस्थल की अपन ने सारी चर्चाएं कर ली। अब किसकी चर्चा कर रहे हैं? अर्धसूक्ष्म मरुस्थल की। तो अर्धसूक्ष्म मरुस्थल की अगर मैं चर्चा करूं आगे, तो आपको पता होगा अर्धसूक्ष्म मरुस्थल में वर्षा कितनी थी? 25 से 50 सेमी वर्षा होती थी, है ना, 25 से 50 सेमी। जैसे ये सूक्ष्म मरुस्थल था, इसके मध्य से यहां से इसे 2 भागों में बांट दिया, एक सूक्ष्म और एक अर्धसूक्ष्म। तो यहां होती है 25 सेमी से कम, 25 सेमी से कम वर्षा जो होती है वो होती है सूक्ष्म मरुस्थल में, और 25 से 50 सेमी तक वर्षा होती है अर्धसूक्ष्म मरुस्थल में। 25 से 50 सेमी। तो अपन ये कह सकते हैं कि अर्धसूक्ष्म मरुस्थल जो है सूक्ष्म मरुस्थल के तो पूर्व में हो गया, और अरावली पर्वत श्रृंखला के कहां हो गया? पश्चिम में हो गया।
देखो सूक्ष्म मरुस्थल के तो पूर्व में और अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल के कहां है, वो सॉरी अरावली पर्वत श्रृंखला के कहां है, पश्चिम में स्थित है, जिसमें 25 से 50 सेमी तक वर्षा होती है। इसको भी मुख्यतः अपन ने कितने भागों में बांट रखा है, 4 भागों में बांट रखा है। ऊपर वाला गग्गर का मैदान है, जो भी बताएंगे आपको, गग्गर का मैदान था, शेखावाटी क्षेत्र था, नागौर की उच्च भूमि है और गोडवाड़ क्षेत्र है। तो अपन अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल पढ़ रहे हैं ना, अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल की चर्चा करें में, तो इसे बांगर क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगर क्षेत्र। अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल को किस नाम से भी जाना जाता है, अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल को बांगर, ये शब्द का थोड़ा सा ध्यान रखना। बांगर वैसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी के लिए यूज में लिया जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अपन खादर कहते हैं। एक होता है बांगड़, जो पुरानी मिट्टी होती है, नदियों द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी को तो बांगर कहते हैं, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को अपन खादर कहते हैं। तो पुरानी मिट्टी को कहते हैं भैया ना, पुरानी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, मृदा, या पुरानी जलोढ़ मृदा जानी जाती है अपने बांगर के नाम से। तो इस अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल को बांगर क्षेत्र भी कहते हैं ना। यह अरावली प्रदेश का पश्चिमी, अभी जस्ट मैंने बताया था कि अरावली के कहां है, पश्चिम में, और सूक्ष्म मरुस्थल के कहां है, पूर्व में। तो सूक्ष्म मरुस्थल के बीच में स्थित है, सही है क्या, अरावली और सूक्ष्म मरुस्थल। और इसे कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, जो आपको बताया था मैंने। गग्गर का मैदान था, शेखावाटी क्षेत्र है। अभी एक एक जिलों की अपन एक एक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों की और उनकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, अपन अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल पढ़ रहे हैं, जिसे बांगर भी कह रहे हो। और ये इसकी स्थिति कहां है, सूक्ष्म मरुस्थल के पूर्व में, अरावली के पश्चिम में, यानी दोनों के बीच में है। और इसके कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांटा गया है ना। देखो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है गग्गर का मैदान। नाम सुना होगा गग्गर का मैदान। गग्गर का मैदान राजस्थान के कौन कौन से, गग्गर का मैदान राजस्थान के उत्तरी भाग में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में आता है। कौन कौन से जिलों में आता है, गग्गर यानी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में आता है। और मुख्य नाम से ही पता चल रहा है कि ये मैदान कौन सी नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना होगा, तो मुख्यतः ये गग्गर नदी से तो बनाई है। मुख्यतः कौन सी नदियां, गग्गर। अब गग्गर के अलावा यहां पहले जो भी नदियां बहती थी उनका जिनका सबका योगदान है, क्योंकि इन मिट्टी को लाने में इससे पहले बही हो या वर्तमान में बह रही हो, उन सभी नदियों की मुख्यतः अगर मैं चर्चा करूं तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में तो है, ये तो कोई डाउट नहीं है। गग्गर का मैदान कौन कौन से जिलों में है। इसके अलावा इस मैदान का निर्माण गग्गर से तो होगा ही, यहां पर इसी क्षेत्र में कुछ साय, सतलज है, वैदिक संस्कृति है, चोलांग आदि नदियों का मुख्यतः योगदान है, जो यहां पहले प्रवाहित होती थी। ठीक है, तो इस चीज का जानना, गग्गर, सतलज, वैदिक सरस्वती और एक चोलांग नदियों का द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह सभी नदियां क्वाटनरी कल्प में, तो आपको पता है एक टर्सरी, जिसमें मैंने कहा था कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल के अंदर जो कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, वो कौन से काल से संबंधित है, टर्शरी काल, जिसे तृतीय काल कहते हैं ना। उसके बाद क्वाटनरी काल आया था। टर्शरी के बाद कौन सा आया, क्वाटनरी। और क्वाटनरी के 2 काल पार्ट हैं, एक प्लेस्टोसीन, एक होलोसीन, सही है। टर्सरी काल के बाद में, यानी टर्सरी के बाद में क्वाटनरी आया। क्वाटनरी कब आया, टर्सरी के बाद। क्वाटनरी के 2 पार्ट है, एक प्लेस्टोसीन जो जा चुका है, वर्तमान में जो चल रहा है वो होलोसीन है। तो अभी जो आप या हम लोग जो मानव है, ये कौन से काल का माना जाता है, ये होलोसीन काल का माना जाता है ना। तो टर्सरी के बाद में जो क्वाटनरी कल्प आया, उसके अंतर्गत हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, इस प्रदेश का निर्माण हुआ है ना। तो ये चीज हो गई कि इसका निर्माण कौन से कल्प में हुआ है, तो इसका निर्माण क्वाटनरी कल्प में, जो टर्सरी के बाद आया था। मैंने कह दिया कि क्वाटनरी के भी कितने पार्ट हैं, क्वाटनरी के 2 पार्ट हैं, एक प्लेस्टोसीन, एक तो कौन सा है, प्लेस्टोसीन, जो एक हिमयुग था। एक कौन सा था, हिमयुग था। जब मनुष्य पृथ्वी पर आया था, अपने मरुस्थल में मानव का प्रादुर्भाव हुआ था, वो कौन से काल में होता, प्लेस्टोसीन काल में। इसके बाद में जो आया वो कौन सा आया, होलोसीन आया। तो मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो चल रहा है ना, प्रेजेंट में, वो कौन सा चल रहा है, होलोसीन चल रहा है। तो अपन कौन से काल के मानव माने जाते हैं, होलोसीन काल के माने जाते हैं। और क्वाटनरी, इसमें जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्वाटनरी आज भी चल रहा है। तो यह क्षेत्र आज भी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। आज वर्तमान में क्वाटनरी चल रहा है, क्वाटनरी के 2 पार्ट, प्लेस्टोसीन, होलोसीन। तो ये क्वाटनरी से बनना स्टार्ट हुआ था ना, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से। मुख्यतः नदियां बता दी आपको। भयंकर गर्मी के कारण सरस्वती नदी क्या हो चुकी है,
सूख चुकी है और उसकी जगह वर्तमान में कौन सी नदी बह रही है? गग्गर नदी बह रही है। तो इसी वजह से आपको पता होगा गग्गर नदी को मर्त नदी, नट नदी, द्वशती नदी इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सरस्वती नदी की जगह ही आज बह रही है। किसी जमाने में यहां सरस्वती नदी बहती थी, है ना, तो इसी वजह से गग्गर नदी को सरस्वती नदी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो आपको यह भी बताया कि लाठी सीरीज जो है जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोखरण तक, उस लाठी सीरीज में कौन सी वो जल कहां से आया? तो ये माना जाता है कि वह सरस्वती नदी का अवशेष है। वहां पहले किसी जमाने में सरस्वती नदी बहती थी। ठीक है, इसे मर्त नदी कहते हैं। ये आपको बताया मैंने कि गग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? मर्त नदी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रवाह तल स्पष्ट है। ठीक है, आगे की अगर चर्चा करूं, वर्षा काल में इसमें न केवल पानी प्रवाहित होता है अपितु बाढ़ का पानी हनुमानगढ़ जिले में जलमग्न कर देता है। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि जलमग्न मैदानों में ही बाढ़ आती है, पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आ पाती है, क्योंकि मैदानों में जल की निकासी की व्यवस्था सही नहीं होती है ना, पानी जल फैल जाता है। इस कारण से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मैदानी माने जाते हैं ना। पर्वतीय क्षेत्रों में तो उनके रास्ते बने हुए रहते हैं। तो आपको पता होगा कि हनुमानगढ़ के अंदर स्पेशल हनुमानगढ़ जंक्शन की अगर मैं चर्चा करूं तो गग्गर नदी के किनारे स्थित है और गग्गर नदी के तल से नीचे बसा हुआ है। अगर कोई नदी बह रही है, कोई नदी बह रही है, नदी के किनारे कोई शहर या स्थित या गांव कोई भी स्थान है, अगर नदी तल से नीचे बसा हुआ है तो सीधी बात है नदी के पानी उसमें भी जाएगा और इस कारण से वहां क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो हनुमानगढ़ जिले की कंडीशन यही है कि वहां पर उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण, मतलब व्यवस्था तो क्या कहें, लेकिन धरातल का स्वरूप समान एक तरह से होने के कारण, उच्चावच स्थिति का कम होने के कारण ये कंडीशन हो जाती है कि वहां एरिया क्या हो जाता है? जलमग्न हो जाता है। आज भी है ना, निकासी की व्यवस्था सही है, जल निकासी व्यवस्था सही नहीं है। इस नदी के पाट को हनुमानगढ़ के पास नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ में जब ये बहती है ना, तो हनुमानगढ़ में इस नदी के प्रवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली या पाट कहा जाता है। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है, नाली या पाट, ये कई बार पूछे हुए हैं। गग्गर नदी का प्रवाहित क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली या पाट। हनुमानगढ़ स्पेशल, इसके अलावा सूरतगढ़, अनूपगढ़ दोनों श्री गंगानगर जिले की जगह है। वहां तक होते हुए कहां तक चली जाती है? पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास तक उफान आने पर, जो बाकी चर्चाएं अपन इसकी अफवाह तंत्र में जब अपन नदियों वाला सिस्टम पढ़ेंगे तब पूरी चर्चा करेंगे ना। इसकी एक शाखा द्वशती नदी जो शुष्क घाटी, ये ध्यान रखना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि राजस्थान में गग्गर नदी के द्वारा को शुष्क घाटी का निर्माण कहां किया जाता है? तो शुष्क घाटी का निर्माण नौहर और भादरा तहसील हनुमानगढ़ की है, वहां किया जाता है ना। नौहर और भादरा तहसील दोनों ही कहां की है? हनुमानगढ़ की है ना। हनुमानगढ़ की नौहर और भादरा तहसील में शुष्क घाटी का निर्माण किया जाता है गग्गर नदी के द्वारा। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के मैदानी क्षेत्र का निर्माण गग्गर नदी बाढ़ से प्रभावित हुआ, ये बात सही है। अभी जस्ट अपन ने चर्चा की कि गग्गर नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से ये क्षेत्र बना है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का। ठीक है, इस क्षेत्र में कौन सी मतलब परियोजनाएं चल रही है? गंग नहर चल रही है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा। इस क्षेत्र के अंदर गंग नहर जो श्री गंगानगर में प्रवाहित होती है सतलज नदी से लाई गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो सतलज और व्यास नदियों के संगम से लाई गई है, स्पेशल इस एरिया में बहती है। आपको पता है हनुमानगढ़ श्रीगंगा दोनों में बहती है। तो सिंचाई सुविधाओं के कारण यहाँ पर पूरा एरिया कैसा हो चुका है? हरियाली युक्त हुआ है। तो कितनी अच्छी बात है कि पारिस्थितिक तंत्र को अपन ने प्रभावित किया एक तरह से, कि उस एरिया में वर्षा की कमी होने पर भी वहां हरियाली है। उसका कारण है कि वहां क्या नहरों की व्यवस्था की गई है ना। और स्पेशल मुख्यतः योगदान किस किस का है? गंग नहर का और इंदिरा गांधी IGNP का प्रमुख योगदान है। इसी वजह से राजस्थान का जो श्री गंगानगर जिला है, मरुस्थल होने के कारण भी राजस्थान में आज क्या कहलाता है? अन्न का कटोरा माना जाता है, क्योंकि वहां पर जल की व्यवस्था है। और अब जल की व्यवस्था किससे की गई? IGNP से। किंतु अब ज्यादा सिंचाई करने से, अगर आपको पता है IGNP नहर निकाली गई है, तो वहां से अधिक सिंचाई करने के वो जो मिट्टी में नमक है, लवणता है, वो कहां आ जाती है? ऊपर आ जाती है। और इसके कारण किसकी समस्या हो रही है? क्षारीयता, अम्लता, सेम की समस्या हो रही है ना। और सेम की समस्या तो पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो रहा है। यहाँ का जल भराव की समस्या एवं मरुस्थलीकरण की समस्या को यह क्षेत्र ग्रसित है, जिससे पर्यावरणीय संकट, ये बहुत अच्छी है बात है कि यहाँ पर कौन सी स्थिति पैदा हो चुकी है? पर्यावरणीय संकट पैदा हो चुका है, क्योंकि वहां
अधिक सिंचाई करने से वह ऊपर जो नमक की परत ऊपर आ रही है। इसके अलावा आपको पता है लवणता को कम करने के लिए लोग फास्फेट डालते हैं, क्षारीयता को समाप्त करने के लिए जिप्सम डालते हैं, तो जिप्सम की परतें जम जाती है जिनमें से बदबू आने लग जाती है, एक तरह से जो पर्यावरण को क्या हो रहा है, संकट पैदा हो जाएगा। यानी अति भी हर चीज की खराब होती है। इस कारण से यहां पर सिंचाई की व्यवस्था की गई, लेकिन अधिक सिंचाई करने से ये समस्याएं पैदा हो गई इस एरिया में ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये क्षारीयता, अम्लता, सेम की समस्या कौन से क्षेत्र में हो गई है, ये हो गई है गग्गर के मैदान में, स्पेशल श्रीगंगानगर और मानगढ़ में। और आपको पता है राजस्थान का एकमात्र मतलब सर्वाधिक जो सेम की समस्या से प्रभावित है वो हनुमानगढ़ का बड़ोपल गांव है। सर्वाधिक सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, बड़ोपल गांव है। और बड़ोपल गांव कहां का है, हनुमानगढ़ का है, ये भी ध्यान रखना है। सेम की समस्या का मतलब है दलदली भूमि हो चुकी है वहां पर, और इसी कारण राजस्थान के अंदर एक बर्ड सेंचुरी की यहाँ पे मतलब घोषणा हो चुकी है। यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य बनाया जाएगा ना, पक्षी अभ्यारण्य बनाया जाएगा, क्योंकि दलदल में कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं और कीड़ों मकोड़ों को खाने के लिए कौन आते हैं, पक्षी आते हैं, ठीक है ना। अब बात करें इसे बांगर प्रदेश के नाम, अब अपन पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ा अपन ने कौन सा, गग्गर का मैदान। दूसरा क्षेत्र पढ़ रहे हैं अपन कौन सा, शेखावाटी क्षेत्र, जिसे आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र कहा जाता है। अब शेखावाटी क्षेत्र को जैसे ही नाम लिया आपने तो इसके आगे कौन सा, गग्गर के मैदान की, जैसे अपन ने अर्धसूक्ष्म मरुस्थल को 4 भागों में बांटा, एक गग्गर का मैदान जिसकी अपन ने अभी जस्ट पूरी चर्चा कर ली। अब दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं अर्धसूक्ष्म मरुस्थल का, ठीक है, जिसका क्या नाम है, शेखावाटी प्रदेश। और शेखावाटी प्रदेश को आप क्या कह रहे हो, आंतरिक जल प्रवाह का। अब आंतरिक जल प्रवाह क्यों कहा जाता है आपको पता होगा। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर मुख्यतः चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले आते हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। आंतरिक जल प्रवाह इस वजह से कहते हैं कि इस एरिया के अंदर जो भी नदियां प्रवाहित होती है, इन नदियों का जल यहीं पे समाप्त हो जाता है, रास्ते में ही समाप्त हो जाए। यहां से निकलने वाली नदियां ना तो अरब सागर में जाकर गिरती है, ना बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है, तो यहां की नदियां यहीं पर जाकर समाप्त हो जाती है। इस कारण से इसे आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र कहा जाता है। तो स्पेशल ध्यान रखना, शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, सीकर, झुंझुनू ऐसे क्षेत्र हैं जहां आंतरिक जल प्रवाह, यहां की नदियां यहीं विलुप्त हो जाती है। और यहां की अपने राजस्थान में सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी भी इसी एरिया में, जिसका नाम सुना होगा, कांतली नदी। और कांतली नदी यहीं प्रवाहित होती है, सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू में बहते हुए चूरू की सीमा पर जाकर समाप्त हो जाती है। और कांतली नदी का प्रवाही क्षेत्र आपको पता होगा तोरावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है ना। तो शेखावाटी क्षेत्र की बात करूं, आंतरिक जल पर स्पेशल इसके लिए बांगर शब्द, वैसे अर्धसूक्ष्म मरुस्थल को कह रहे थे, लेकिन अर्धसूक्ष्म मरुस्थल में भी स्पेशल शेखावाटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बांगर प्रदेश कहा जाता है। आंतरिक इस क्षेत्र में जमीन के नीचे शेखावाटी प्रदेश के अंदर जो मिट्टी है उस मृदा के अंदर चूना मात्रा मतलब चूने की परत पाई जाती है। और आपको पता है चूने की जो मात्रा होती है वो जल को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अब अवशोषित कर लेती है तो ये चीज तो कंफर्म हो गई कि यहां आंतरिक जल प्रवाह, क्योंकि नदियां यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके अलावा चूने की परत है तो चूने को खोदने में आसानी होती है। अगर आपको पता है शेखावाटी क्षेत्र की मतलब मिट्टी में चूना है तो चूने के परत को खोदना आसान होता है। और अगर खोदना आसान होता है तो वहां कच्चे कुएं खोदे जाते हैं, लेकिन पक्का नहीं किया जाता। जब ऑलरेडी चूना है तो उसको कहां से पक्का करोगे, तो यहां पर कच्चे कुएं खोदे जाते हैं। और इन कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है, ये ध्यान रखना भाई, क्या कहा जाता है, जोहड़। कच्चे कुओं को जोहड़ और पक्के कुओं को नाड्डा कहते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र की मिट्टी के अंदर जमीन में चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो चूना उस जल को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। इस कारण से इसे आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र कहा जाता है। यहां खुदाई करना आसान होता है, कुएं खोदना क्या होता है, आसान होता है। और कुएं खोदना आसान होता है तो कच्चे कुओं को क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं, ठीक है। प्रदेश के अंतर्गत चूरू, झुंझुनू और सीकर आपको पता है, और नागौर का कुछ भाग भी आता है। चूरू, सीकर, झुंझुनू के अलावा नागौर का उत्तरी भाग, स्पेशल नागौर का जरूर ध्यान रखना है कि नागौर का उत्तरी भाग, चूरू, सीकर, झुंझुनू तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन नागौर का भी उत्तरी भाग आता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 450 मीटर है। जो शेखावाटी क्षेत्र है उसकी औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है, 450 मीटर है समुद्र तल से। जो आपको पता है कोई भी ऊंचाई देखी जाती है सी लेवल से, क्योंकि अपने जमीन में जो उच्चावच स्थितियां पाई जाती है हर जगह समान नहीं होती, लेकिन सी लेवल हमेशा समान होता है, वहीं से उस एवरेज ऊंचाई देखी जाती है ना। ज्यादातर बरखान टाइप के, जो मैंने कहा था कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जो बालूका स्तूप पाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के बालूका स्तूप पढ़े थे अपन ने, अनुदैर्ध्य प्रकार पढ़ा था, अनुप्रस्थ पढ़ा था, बरखान पढ़े थे, जिसे अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप भी कहा जाता है। और बरखान या अर्धचंद्राकार जो बालूका स्तूप होते हैं
ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं और सर्वाधिक गतिशील होने के कारण इन्हें विनाशकारी माना जाता है ना। और मरुस्थल के प्रसार के लिए, जब गतिशील है तो मरुस्थल का प्रसार इनसे हो रहा है, सीधी बात है, तो मरुस्थल के प्रसार के लिए भी इनका ही मुख्यतः योगदान माना जाता है। तो स्पेशल ध्यान रखना, शेखावाटी क्षेत्र में बरखान टाइप के बालूकाय स्तूप सर्वाधिक है। अब एक चीज और कंफर्म हो गई, आपको पता होगा, जब बरखान टाइप के बालूकाय स्तूप शेखावाटी क्षेत्र में पा रहे हैं तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ही मरुस्थल का विस्तार हो रहा है क्या। और शेखावाटी क्षेत्र से कौन सा राज्य टच हो रहा है, हरियाणा, सीकर झुंझुनू अपने यहां से हरियाणा, तो मरुस्थल का विस्तार कौन से राज्य की तरफ अधिकतर हो रहा है, तो हरियाणा में विस्तार हो रहा है ना, हरियाणा की तरफ मरुस्थल का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, इस कौन से बरखान या हरचंद्र का बालूकाय स्तूप के कारण, ठीक है। अधिक गर्मी और अधिक सर्दी इसी एरिया में, शेखावाटी क्षेत्र में आपको पता है राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू है, सबसे ठंडा जिला भी चूरू है। उसका कारण है एक तो रेतीला है, सीधी बात, एक तो रेतीला है, बारिश कम होती है, ये भी कंफर्म है। अब आपको पता है राजस्थान में सबसे कम वनस्पति वाला जिला भी चूरू है, और राजस्थान और के चूरू और बीकानेर जिले में कोई नदी भी नहीं है। अब एक चीज सोचो, ना तो वहां नदी है, ना तो कोई नदी है, ना कोई बड़ी सिंचाई की व्यवस्था है, रेतीली मिट्टी है, वनस्पति बहुत कम, पूरे राजस्थान में सबसे कम वनस्पति चूरू में। तो इस ये एरिया है, तो आपको पता है सूर्य की जो किरणें आती है, तो जहां रेतीली मिट्टी हो, आसमान एकदम स्वच्छ हो, क्योंकि आर्द्रता ही नहीं है तो आने में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो गर्मियों में सर्वाधिक गर्म हो जाता है और सर्दियों में सर्वाधिक क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, विकिरण अधिक होता है। तो अधिक गर्म और अधिक ठंडा एरिया भी आपको पता है शेखावाटी क्षेत्र है, चूरू के कारण ही ये आपको क्लियर हो रहा होगा। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे ठंडा जिला चूरू, तो इस हिसाब से ये एरिया भी कौन सा हो गया, अपने शेखावाटी क्षेत्र हो गया ना। तो जो सर्वाधिक गर्म गर्मियों में, सर्वाधिक ठंडा सर्दियों में, तो एक तरह से तापांतर सर्वाधिक हो गया क्या, तो अधिक तापांतर वाला क्षेत्र भी कौन सा है अपना, ये शेखावाटी क्षेत्र है ना। एक आता है बीड़ क्षेत्र। बीड़ एक बहुत अच्छा शब्द है। बीड़ की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल अपन भी यूज में लेते हैं, जैसे चारागाह होते हैं उन्हें बीड़ कहा जाता है, लेकिन स्पेशल शेखावाटी क्षेत्र में जो पशुओं के लिए बड़े बड़े चारागाह बनाए जाते हैं उन्हें बीड़ क्षेत्र कहा जाता है ना। तो शेखावाटी क्षेत्र में बड़े बड़े चारागाहों को क्या कहते हैं, बीड़। एक आता है बीहड़, ये अलग है, बीहड़ अलग है। बीहड़ की अगर मैं चर्चा करूं तो बीहड़ जो होता है चंबल नदी में, चंबल नदी द्वारा अपरदन से जो क्षेत्र बनाया जाता है, चंबल नदी का परवाही क्षेत्र जो अपरदन से सबसे ज्यादा कटाव करके उबड़ खाबड़ जमीन बनाई जाती है, उसे बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। तो ये बीहड़ अलग है, ये बीड़ है। तो बीहड़ तो चंबल नदी का क्षेत्र कहलाता है और बीड़ क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र में बड़े बड़े चारागाहों को कहा जाता है। तोरावाटी की भी मैंने कहा था, कांतली नदी का प्रवाही क्षेत्र क्या कहलाता है, तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। यहां तोरावाटी की पहाड़ियां भी है ना। यह प्रदेश, अब बात कर रहे हैं अपन तीसरे थर्ड पार्ट की। पहला पढ़ा अपन ने घग्गर का मैदान, दूसरा पढ़ा अपन ने शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र की बढ़िया चर्चा की। शेखावाटी क्षेत्र में एक और चीज ध्यान रखना कि इसी क्षेत्र में राजस्थान का राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है वो भी सर्वाधिक कहां मिलता है, आपके शेखावाटी क्षेत्र में मिलेगा सर्वाधिक राज्य वृक्ष। इसी में जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, खेजड़ी सर्वाधिक कहां मिलेगा, तो खेजड़ी आपको सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में मिलेगा। यह भी थोड़ा सा क्लियर रखना भाई ना। बीड़ क्या होता है, बीहड़ अलग होता है। चंबल नदी का परवाही क्षेत्र बीहड़ कहलाता है। बड़े बड़े चारागाहों को शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है ना। नागौर की उच्च भूमि थर्ड पार्ट, जैसे फर्स्ट पढ़ा घग्गर का मैदान, दूसरा पढ़ा अपन ने शेखावाटी क्षेत्र आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र, और थर्ड पढ़ रहे अपन नागौर की उच्च भूमि। तो नागौर की उच्च भूमि मुख्यतः किसमें है, तो मुख्यतः नागौर में है। नागौर की उच्च भूमि मुख्यतः कौन से जिले में है, नागौर में। और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि नागौर की उच्च भूमि स्पेशल काय के लिए प्रसिद्ध है, स्पेशल खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है। खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध, खारे पानी की झीलों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, नागौर की उच्च भूमि प्रसिद्ध है। ठीक है, क्यों है, इसका कारण है कि इस नागौर की जो भूमि है ना, इस भूमि के अंदर माइका शिष्ट चट्टानें पाई जाती है। जैसे शेखावाटी क्षेत्र की परत में चूने की मात्रा थी, वैसे ही नागौर की जमीन के अंदर माइका शिष्ट चट्टानें पाई जाती है जिनमें नमक पाया जाता है। तो नागौर की उच्च भूमि जो क्षेत्र है वहां
माइकासिस्ट चट्टाने, और उन चट्टानों में क्या मिलता है, नमक मिलता है। तो क्या होता है, जैसे ही यहां वर्षा का जल गिरता है तो वर्षा का जल खारा नहीं होता है, वर्षा का जल जैसे ही नीचे गिरेगा तो गिरने के बाद उस मिट्टी में जाएगा, तो उस माइकासिस्ट चट्टानों में से नमक नमक घुलकर कहां जाता है, ऊपर, और उस क्रिया को कहते हैं कैपिलरी सिस्टम। तो जल के साथ नमक का घुलकर ऊपर की ओर आना और उस जल को खारा कर देना, यानी परत जम जाना, वो नीचे से गुड़कर ऊपर आने की क्रिया क्या कहलाती है, कैपिलरी सिस्टम कहलाता है। और इस कारण से नागौर की जमीन के अंदर क्या है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है। तो नागौर की उच्च भूमि के अंदर माइकासिस्ट चट्टाने हैं, जहां पर जैसे ही वर्षा का जल जाएगा तो जल के साथ नमक घुलकर कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है, इसलिए खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रदेश अपेक्षाकृत बंजर और रेतीला है, क्योंकि इस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड मतलब नमक NaCl है ना, पाया जाता है। पुनः नमकीन झीलें जैसे सांबर है, डीडवाना है, डेगाना है, नागौर के अंदर ही पाई जाएगी, है ना। इसके अलावा चूनेदार धरातल इस क्षेत्र में प्रमुख भौतिक विशेषताएं है। तो स्पेशल खारे पानी की झीलों के लिए ना, इसमें नमक की उत्पत्ति स्रोत गहराई में जाने पर आपको बताया था अभी मैंने, माइकासिस्ट चट्टानी, नमकीन चट्टानी होती है जिसमें से नमक गुड़कर कहां जाता है, ऊपर। केशाकर्षण क्रिया जिसे हिंदी में इंग्लिश में कैपिलरी सिस्टम बोला जाता है ना, कैपिलरी सिस्टम, ठीक है। इसके कारण तो वाष्पीकरण से सोडियम क्लोराइड, तो जैसे ही ऊपर आएगा तो जल का तो वाष्पीकरण हो जाता है, नमक की परत जम जाती है ना। इतना ही नहीं, भरा स्त्रोत से जैसे छोटी छोटी मौसमी नदियां यहाँ प्रवाहित होती है, वर्षा काल के दौरान पानी के साथ नमक कण एकत्रित हो जाते हैं, वही बात है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर नमक की मात्रा आंतरिक प्रवाह की झीलों में उत्पन्न हो जाती है, वही है। आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वहां किसी गड्ढे में जाकर गिरेगी तो नमक गुड़कर ऊपर जो जमा हुआ था ऊपर जम जाएगी, जिससे नमक वाली झीलें बढ़ जाती है ना। कुबड़ पट्टी, नागौर की उच्च भूमि के अंदर क्या पाई जाती है, कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी के बारे में आपको सुना होगा। नागौर और अजमेर जो है, नागौर और अजमेर की बॉर्डर पर, जैसे यहां पे नागौर है और त्रिभुजाकार आकार में आपने सुना होगा अजमेर है, तो नागौर और अजमेर में स्पेशल यहां बॉर्डर पे एक ऐसी भूगर्भिक जल पट्टी है, एक भूगर्भिक जल पट्टी है जिसमें फ्लोराइड है। तो मैं कह सकता हूं फ्लोराइड युक्त, जैसे अपन ने वहां पे भूगर्भिक जल पट्टी कहा था, तो फ्लोराइड युक्त भूगर्भिक जल पट्टी है, यानी ऐसी जल पट्टी जिसमें जड़ तो है लेकिन उस जड़ के अंदर क्या है, फ्लोराइड पाया जाता है। तो नागौर प्लस अजमेर में, एक तो कौन से जिले में है, नागौर और एक अजमेर, तो नागौर और अजमेर की बॉर्डर पर एक ऐसी भूगर्भिक जल पट्टी है, एक ऐसी भूगर्भिक जल पट्टी है जिसमें फ्लोराइड युक्त है, यानी फ्लोराइड पाया जाता है। तो जैसे उस जल पट्टी में फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड को जैसे ही वहां के लोग यूज में लेंगे उसको, तो वो यूज में लेने के बाद आपको पता होगा कि उस जड़ के कारण फ्लोराइड से हड्डियां कमजोर हो जाती है, दांत पीले पड़ जाते हैं ना, तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो पीछे रीढ़ की हड्डी मतलब झुकाव हो जाता है, जिससे उनके पीछे कूब निकल जाती है, तो उस पूरे एरिया को ही क्या कहा जाता है, कुबड़ पट्टी कहा जाता है ना। तो स्पेशल नागौर और अजमेर जिले में भूमिगत जल में फ्लोराइड होने के कारण फ्लोरोसिस नामक एक रोग हो जाता है, और इस रोग से क्या होता है, दांत पीले होना, हड्डियां कमजोर होना, ये खासियत हो जाती है। इस कारण से वहां के लोगों को कूब निकल जाती है, जिसे कुबड़ पट्टी कहते हैं। कुबड़ पट्टी को ही बांका पट्टी कहा जाता है, क्योंकि बांके हो जाते हैं ना, और होच बेल्ट पट्टी भी सही कहा जाता है। ये तीनों नाम ध्यान रखना, कुबड़ पट्टी कह दो, बांका पट्टी कह दो, या होच बेल्ट पट्टी कह दो, ठीक है। जायल से पूछकर इलाका इससे प्रभावित है, ये भी ध्यान रखना भाई, सर्वाधिक इससे प्रभावित है ना। आगे अगर चर्चा करें, फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित गांव कौन सा है, आसरवा गांव। आसरवा गांव जो मकराना नागौर में है, तो ये भी है डायरेक्ट तथ्य की मैं चर्चा कर रहा हूं। सबसे ज्यादा फ्लोराइड से प्रभावित गांव कौन सा है, आसरवा गांव जो मकराना है ना नागौर में। फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित जिला नागौर है, क्योंकि कुबड़ पट्टी वही है, और कुबड़ पट्टी क्या है, एक फ्लोराइड युक्त भूगर्भिक जल है। इसके अलावा इसी नागौर की उच्च भूमि में कुछ फेमस श्रेणियां हैं, जैसे मकराना श्रेणी से आप मार्बल निकालोगे। इसके अलावा मांगलो श्रेणी जो राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम कहां से, गोठ मांगलो से निकाला जाता है, जो नागौर में है। तो मांगलो श्रेणी से क्या निकलेगा, जिप्सम। और जिप्सम आपको पता होगा, जिप्सम एक उर्वरक खनिज माना जाता है ना। जिप्सम एक कैसा खनिज है, उर्वरक खनिज है, जो क्षारीयतापन को समाप्त करने के काम आता है, और लवणता को कम करने के लिए रॉक फास्फेट का काम किया जाता है ना। तो रॉक फास्फेट, जिप्सम, पायराइट, ये सभी उर्वरक खनिज माने जाते हैं। तो मकराना श्रेणी से क्या निकाला जाएगा, मार्बल निकाला जाएगा। ये वो ही मकर सफेद मार्बल है या मकराना है
जहां से अपने ताजमहल बनाया गया था ना। मांगलोर श्रेणी से जिप्सम निकाला जाता है और जायल श्रेणी से क्या निकाला जाता है, फ्लोराइड। अब फ्लोराइड भी जैसे जल के साथ जो फ्लोराइड निकला उसी की बात ही है, इस फ्लोराइड का उपयोग उद्योगों में किया जाता है ना। इसके अलावा यह अब आता है अपना फोर्थ पार्ट, अपना कौन सा आता है, गोडवाड़ प्रदेश। तो पहला पढ़ा अपन ने गग्गर का मैदान, ठीक है। उसके बाद में पढ़ा अपन ने शेखावाटी क्षेत्र जिसे आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र कहते हैं। थर्ड पार्ट पढ़ा अपन ने नागौर की उच्च भूमि जो खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, सारी चर्चाएं की, कुबड़ पट्टी की चर्चाएं की, तीनों श्रेणियों की चर्चाएं की, मकराना श्रेणी, जायल श्रेणी, इनकी चर्चा, मांगलोर श्रेणी, तीनों से ये ध्यान रखना क्या क्या निकाला जाता है। गोडवाड़ प्रदेश आपको पता होगा राजस्थान के दक्षिणी यानी मरुस्थल के अंतर्गत जो अर्धसूक्ष्म मरुस्थल का उसका नीचे का जो पार्ट आता है वो गोडवाड़ प्रदेश आता है। स्पेशल गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहते हैं, लूणी नदी बेसिन क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस एरिया के अंदर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, लूणी नदी। तो इसमें जिले कौन कौन से आएंगे, जैसे बाड़मेर, आधा तो सूक्ष्म में आ रहा था तो आधा इसी में आ गया, बाड़मेर, जालोर, सिरोही का कुछ पार्ट, इसके अलावा जोधपुर और पाली, ये एरिया क्या कहलाता है, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। जोधपुर पाली, इसके ऊपर नक्शा मैंने आपको पहली शुरू की क्लास में नक्शा याद करवाया था। जोधपुर पाली, फिर 3 कंटिन्यू, बाड़मेर, जालोर और सिरोही। तो स्पेशल बाड़मेर, जालोर, सिरोही और जोधपुर और पाली किस में आते हैं, गोडवाड़ प्रदेश में। इस क्षेत्र में लूणी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा मैदान बना है। लूणी नदी का संपूर्ण अपवाद तंत्र एक जोड़ो मैदान, यानी लूणी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा ये क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो भी है, जवाई है, सागी है ना, वो भी आ जाएगी। रोही एक आता है स्पेशल रोही मैदान। लूणी नदी बेसिन क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र को, उपजाऊ क्षेत्र को रोही का मैदान, यानी लूणी नदी क्षेत्र में ही जो स्पेशल और उपजाऊ क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला के, उससे क्या कहा जाता है, रोही का मैदान कहता है। एक शब्द आता है नेहड़, जो अपने बाड़मेर और जालोर में लूणी नदी बेसिन क्षेत्र को नेहड़ कहते हैं, आपको पता होगा ना, नेहड़ या। इसके अलावा अगर बात करें तो इसी के साथ अपना क्या हुआ, अर्धसूक्ष्म मरुस्थल कंप्लीट हुआ। अर्धसूक्ष्म मरुस्थल, सूक्ष्म और अर्धसूक्ष्म मरुस्थल का पूरे होने का मतलब यह होता है कि अपन मतलब आप लोगों ने या हमने कि पूरे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को क्लियर कर लिया। अब राजस्थान का एक भौतिक स्वरूप हो चुका है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। इसके बाद में यानी इसकी पूरे सूक्ष्म मरुस्थल की चर्चा हो चुकी है, अर्धसूक्ष्म मरुस्थल की चर्चा हो चुकी है। इन दोनों की चर्चा का मतलब है कि पूरे किसका होना, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का पूरा होना। जैसे आप लोगों ने अभी गग्गर का मैदान देखा, शेखावाटी क्षेत्र देखा, नागौर की उच्च भूमि देखी, गोडवाड़ क्षेत्र देखा। अर्धसूक्ष्म मरुस्थल को 4 भागों में बांट कर पढ़ लिया आपने। अब बात करेंगे अपन मध्यवर्ती अरावली की। तो अरावली की अगर चर्चा करूं तो आपको पता है राजस्थान के मध्य भाग से कौन सी गुजरती है, अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरती है। और अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना % है, तो यह कुल क्षेत्रफल का कितना % है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का आपको पता होगा, अरावली पर्वत श्रृंखला क्षेत्रफल का 9% थी भाई, है ना। क्षेत्रफल का 9%, कुल राजस्थान का जितना भी एरिया है उसको अगर 100% मान लें तो अरावली ने 9% घेर रखा था। और इस पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग निवास करता है, ये भी चर्चा हो चुकी थी। अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर मैं चर्चा करूं तो राजस्थान के मध्य से गुजरती है, ये आपको पता है, ठीक। और अरावली पर्वत श्रृंखला एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है जो विश्व में यानी प्राचीन पर्वतों में इसका नाम आता है, जिसका निर्माण आपने पता है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जिसकी सारी चर्चाएं अभी कर रहे हैं अपन, है ना। देखो अरावली की अगर मैं शुरू में चर्चा करूं, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना % है, 9% है। जनसंख्या का कितना % है, 10% है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें, अरावली को भारत का अल्पेशियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर पता हो तो, और इसके समानांतर है, इसके साथ बनी हुई थी ये, ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रृंखला के समानांतर है, अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला जो उत्तरी अमेरिका की है उसके समान है ना, जो एक प्राचीन वलित मोड़दार पर्वत है। इसका ध्यान रखना है, अरावली एक कैसा पर्वत है, अरावली एक प्राचीन वलित पर्वत है। वलित तो है भाई, वलित पर्वत तो है, लेकिन वलित पर्वत में भी कैसा है, प्राचीन वलित पर्वत है। जैसे अगर मैं बात करूं अपने हिमालय की, तो हिमालय भी एक वलित पर्वत है, और हिमालय वलित है लेकिन वो हिमालय नवीन वलित पर्वत है। और अरावली कैसा है, प्राचीन। वलित का मतलब ये होता है कि यहां पर जैसे अपन सतह पर हैं
तो सतह के नीचे आपको पता है प्लेटें पाई जाती है, और यह प्लेटें स्थायी नहीं है, ये अपने चलती रहती है, ठीक है। तो कभी दो प्लेटें आपस में टकराती है, और टकराने के बाद भारी वाली नीचे जाए, हल्की वाली इसके ऊपर आए। तो दो प्लेटों के टकराने से, उस टकराने से भारी नीचे जाए ऊपर और हल्की वाली ऊपर जाए, उनमें क्या होता है, टकराने से एक मोड़ पड़ जाता है। जैसे कोई दो प्लेटें आपस में टकरा रही है, तो टकराने के बाद उनमें क्या पड़ जाएगा, मोड़ पड़ने लग जाते हैं, मोड़। और इन मोड़ को ही क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। तो यह किसी जमाने में बनी थी, तो कैसा पर्वत हो गया, प्राचीन वलित पर्वत हो गया। इसके काल की, इसके साथ की जो अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला है वो लगभग समान सी होने लग गई। तो मैं कह सकता हूं कि किसी जमाने में बनी थी, तो आज इसका वर्तमान, यानी अभी ये वर्तमान स्वरूप में थोड़ी है, जो पहले थी वो आज नहीं है। इसका क्या हुआ है, अपर्दन हुआ है, अपक्षय हुआ है, कट कटा के आज इसका बचा कुचा हिस्सा बचा हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला की बात की कि यह एक प्राचीन वलित पर्वत है, लेकिन वर्तमान में किस रूप में पाया जाता है, वर्तमान में यह एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में पाया जाता है, यह ध्यान रखना ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्राचीन ग्रंथों में इसका क्या नाम मिलता है, तो प्राचीन ग्रंथों में इसका जो नाम मिलता है, ये कुछ फेमस नाम है, इनकी चर्चा करना। प्राचीन ग्रंथों में यानी विष्णु पुराण में इसे अलग से परिपत्र कहा जाता है ना। इसके अलावा भौगोलिक भाषा में इसे मेरू कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। एक होता है मेरू, एक होता है माल, और एक होता है मरु। तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को तो मरु कह रहे हो, और पर्वतीय क्षेत्र को मेरू कह रहे हो, और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को जो होता है उसे माल कहा जाता है। इसे तीन भागों में बांट रहे हैं पढ़ना, तो इसका ध्यान रखना। मरुस्थल के लिए, मेरू पर्वतीय क्षेत्र के लिए, और माल अपने दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के लिए। तो ये ध्यान रखना, विष्णु पुराण में परिपत्र कह रहे हैं, पर्वतीय भौगोलिक भाषा में मेरू कह रहे हैं, और बूंदी में से आडावाड़ा पर्वत, जो स्पेशल ऐसे भी कि स्पेशल आडावाड़ा पर्वत कौन से जिले में, बूंदी में। अरावली की अगर मैं चर्चा करूं तो इसकी उत्पत्ति कौन से काल में होती, प्री कैम्ब्रियन काल में, जो अभी मैंने जस्ट बताया आपको, प्री कैम्ब्रियन काल। लेकिन इसमें धारवाड़ काल की भी चट्टानें मिलती है। और यह भी ध्यान रखना कि इसका निर्माण कब हुआ था, लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले यह अरावली पर्वत श्रृंखला बनी थी। तो सोचने की बात है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कब बनी थी, आज से 65 करोड़ वर्ष पहले बनी थी। सोचो कितनी पुरानी होगी अरावली पर्वत श्रृंखला। स्पेशली इसका ध्यान रखना है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन कल्प में ही हुआ है, प्री कैम्ब्रियन काल में ना। इसके अलावा अगर और यह किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का। तो आपको पता है अरावली और हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड के अवशेष है। उत्तरी पश्चिम मरुस्थल और पूर्व का मैदान अपने खुद के 33 सागर के अवशेष थे। अरावली का कुछ ये अपने अक्षांशीय स्थिति भी है, 23-20 से लेकर 28-20 थी अक्षांशीय स्थिति, क्योंकि इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला है, राजस्थान में सर्वाधिक फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में ही है, और एक प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक नाम आती है। राजस्थान के 9% भाग को घेर रखी है, तो इसकी अक्षांशीय स्थिति जरूरी है। 23-20 से 28-20 लगभग 5 डिग्री अक्षांश में फैली हुई है अंतराल में। इसके अलावा देशांतर थी 72.10 डिग्री पूर्वी देशांतर से 77, तो लगभग ये भी 5 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं 5 डिग्री इसका अक्षांशीय अंतराल है, लगभग 5 डिग्री इसका देशांतरीय अंतराल है अपने अरावली पर्वत श्रृंखला का। अरावली पर्वत श्रृंखला का उद्भव अरब सागर से। अब ये कहां से मानी जाती है, देखो जैसे अपना इंडिया है, ठीक है, इंडिया की अगर मैं चर्चा करूं, जैसे ये था, तो अरावली इस इंडिया के इधर जो आता है वो बंगाल की खाड़ी है। आपको पता है भारत एक प्रायद्वीप देश है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी आती है, और इसके पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। तो आपको पता होना चाहिए कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ अरब सागर से शुरू होती है, और गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए, पंजाब यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, और हरियाणा होते हुए कहां तक है, दिल्ली तक विस्तृत है। दिल्ली तक विस्तृत है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से राज्यों में हो गई। अरावली पर्वत श्रृंखला जो आपकी हो गई, यहां से चल रही थी, अरब सागर से शुरू होकर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए कहां तक है, दिल्ली तक विस्तृत है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरब सागर से ये शुरू हो रही है ना, अरब सागर से शुरू हो रही है। तो अरब सागर से शुरू होते, अरब सागर को अरावली पर्वत श्रृंखला का पिता कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इसका शुरुआत कहां से होती है, अपने अरब सागर से। अब राजस्थान के भारत के कौन कौन से राज्यों में हो गई, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में और दिल्ली में।
तो 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश मतलब दिल्ली। और दिल्ली में आपको पता है रायसीना की पहाड़ी तक विस्तृत है और रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। मुख्यतः स्थल भूमि पे कहां से है? पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी तक माना जाता है, जो 692 किलोमीटर है, उसकी बात चल रही थी। तो अरब सागर से इसका फिर उसके बाद में जड़ में डूबी दिखाई नहीं देती, कुछ कुछ जगह दिखाई देती है, तो अरब सागर से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहां पर यह दिखाई नहीं देती है। लेकिन कुछ भाग फिर उभरा हुआ दिखाई देता है अपने पालनपुर से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक। तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक है, 4 राज्यों में, 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश। और अरब सागर से शुरू हो रही, तो अरब सागर को अरावली का क्या कहा जाता है? अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। अरावली की भू आकृतिक संरचना का अध्ययन A.M. हेरोन द्वारा किया गया था। बहुत बढ़िया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का जो संरचना है उसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया? A.M. हेरोन द्वारा किया गया था, A.M. हेरोन। और A.M. हेरोन ने क्या किया के अनुसार अरावली का निर्माण दहली महासमूह से हुआ है। ये कह रहे हैं कि अरावली का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? दहली महासमूह से है, जिसमें 3 समूह शामिल हैं, अलवर समूह, अजबगढ़ समूह और रायलो समूह। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अरावली पर्वत श्रृंखला में कौन कौन से समूह की चट्टानें मिलती है? अलवर समूह की, अजबगढ़ समूह की और रायलो समूह की भी चट्टानें मिलती है, जिनका संबंध किससे? दहली महासमूह से। और इस वर्गीकरण को करने वाले कौन थे? A.M. हेरोन। और अरावली का निर्माण कब हो रहा है? आपके प्री कैम्ब्रियन काल में हो रहा है। 9% भाग को घेर रखी है। अरावली को अरावली में अरब सागर को अरावली का पिता माना जा रहा है ना। कुल विस्तार इसका कहां से है? पालनपुर, अभी मैंने बताया पालनपुर गुजरात से शुरू होती है, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक 692 किलोमीटर में विस्तृत फैली हुई है। और राजस्थान कौन कौन से राज्यों में? गुजरात के बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली। और दिल्ली में कहां है? रायसीना की पहाड़ी, जहां पर राष्ट्रपति भवन बड़ा हुआ है। और राजस्थान में कहां से शुरू होती है? तो राजस्थान में ये अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसे राजस्थान है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में यहां पश्चिमी भाग से शुरू होती है। और पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिम में अपने सिरोही में कौन सी जगह है? खेड़ा बर्मा, सिरोही से शुरू होती है और सिरोही के बाद में यहाँ खेतड़ी, झुंझुनू तक विस्तृत है। तो राजस्थान में खेड़ा बर्मा से खेतड़ी तक, फिर ये खेड़ा बर्मा खेतड़ी, और वैसे पालनपुर से कहां तक है? रायसीना की पहाड़ी दिल्ली। तो कुल लंबाई तो आपकी 692 हो गई, जो पालनपुर से कहां तक है? रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक। इसके अलावा राजस्थान में ये 550 किलोमीटर आपको पता होगा, जो खेड़ा बर्मा सिरोही से कहां तक है? खेतड़ी झुंझुनू तक है। ये ध्यान रखना है आपको ना। तो राजस्थान में खेड़ा बर्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा आपको नक्शे के अंदर मुख्यतः दिख रही होगी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, अभी आपको अरावली अलग से दिखाई भी थी, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है ना। और दक्षिण पश्चिम, इसी का थोड़ा सा ध्यान रखना, नक्षत्रीय ईशान कोण या ईशान कोण भी इसे कहा जाता है ना। और दक्षिण पश्चिम में इस अरावली पर्वत श्रृंखला की दक्षिण पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, यानी विस्तृत ज्यादा है। उत्तर पूर्व की ओर क्या होती जाती है? सक्रिय होती जाती है ना। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई आपको बताई थी अभी 692 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर है। कहां से कहां तक है राजस्थान में? तो राजस्थान में कहां से? खेड़ा बर्मा से खेतड़ी। और कुल लंबाई का कितना परसेंट हो गया? लगभग 80% है ना, लगभग 80% राजस्थान में फैली हुई है। औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली की कहीं जगह ऊंचाई ज्यादा है, कई जगह अरावली की ऊंचाई कम है, लेकिन इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी मानी जाती है? औसत ऊंचाई है इसकी 930 मीटर, यह भी ध्यान रखना है। अरावली का विस्तार मुख्यतः 3 राज्यों में, जो अभी मैंने बताया था, एक गुजरात में है, एक राजस्थान में, एक हरियाणा में, और कौन से राज्य में? दिल्ली में। और दिल्ली में कहां तक है? रायसीना की पहाड़ी तक विस्तृत है, जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला का मुख्यतः विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में? 7 जिलों में। यह अपने जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की हरिमोहन सक्सेना है उसके अंतर्गत यही मानना है। मुख्यतः विस्तार इसका 7 जिलों में ही है। और 7 जिलों के अंतर्गत भी यह कहना है कि इसे 3 भागों में बांटा था, जैसे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो ऊपर वाली उत्तरी अरावली में 3 जिले, जयपुर, अलवर, दौसा, अभी बताएंगे एक एक की। मध्य अरावली में भी 3 जिले हो जाएंगे आपके मध्य अरावली में आपके अजमेर आ जाएगा, और दक्षिणी अरावली के अंदर आपके आ जाएगा अजमेर, राजसमंद, थोड़ा सा हिस्सा राजसमंद का। इसके अलावा दक्षिणी अरावली में आपके उदयपुर, सिरोही और एक कौन सा आ जाएगा? उदयपुर है, सिरोही और राजसमंद है, ये दक्षिणी अरावली में आ जाएंगे। लेकिन मुख्यतः आ जाएगी, मुख्यतः कितने जिलों में? 7 जिलों में। ठीक है, 7 जिलों में 3 ऊपर के बोलो, जयपुर, अलवर, दौसा, फिर अजमेर बीच में, फिर उदयपुर, सिरोही और राजसमंद, या सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, ये हो गए 3। इसके अलावा बात आती है मुख्यतः तो 7 जिलों में है, लेकिन
इसकी कुछ शाखाएं फैली हुई है और शाखाओं के अंतर्गत ये कितने जिलों में हो जाती है? 13 जिलों में हो जाती है। जैसे कौन कौन से में हो जाती है? इसके अलावा जैसे उदयपुर, सिरोही और पाली भी इसमें ऐड हो गया। पाली के अलावा ये पाली पे मतलब मुख्य में नहीं आ रहा है ना, चित्तौड़गढ़ ऐड हो गया, मुख्य में नहीं आ रहा था। भीलवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, इसके अलावा प्रतापगढ़ हो गया, है ना, सीकर, झुंझुनू ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें दौसा छूट गया ना, ये दौसा मुख्य आड़ा नहीं है। इसके अलावा जो भी मैंने ये सर्किल किए हैं ये एक्स्ट्रा हैं जो शाखाओं के अंदर शामिल किए जाते हैं। मुख्यतः तो 7 जिलों में ही है, लेकिन जो मैंने ये सर्किल किए हैं वो शाखाओं पे लिए, जैसे सीकर, झुंझुनू उत्तरी अरावली का पार्ट है, लेकिन ये मुख्यतः उसमें नहीं माना जाता। जयपुर, अलवर, दौसा को ही उत्तरी अरावली माना जाता है, लेकिन इसकी शाखाओं के कारण किसी कहां चली जाती है? सीकर, झुंझुनू में। तो मुख्यतः 7 जिलों में और ऑल ओवर वैसे 12-13 जिलों में हो जाती है ना। यह विश्व की प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला, जैसे मैंने अभी बताया भी था कि यह पर्वत श्रृंखला जब बनी थी प्री कैम्ब्रियन काल में, आज से 65 करोड़ वर्ष पहले बनी है ये पर्वत श्रृंखला। तो इसके समानांतर की जो पर्वत श्रृंखला, जिस टाइम पे पृथ्वी पर एक भी जीव नहीं था, एजोइक महाकल्प जिसमें कोई भी जीव नहीं था, उस टाइम पे अरावली का निर्माण हुआ था। तो मैं कह सकता हूं आज जो इसकी ऊंचाई है वह ऊंचाई पहले नहीं थी, इससे भी कहीं ज्यादा अधिक थी, समझ गए, कहीं ज्यादा। अभी वर्तमान में तो इसका अपरदन, अपक्षय, कटकटा के वर्तमान में तो अवशिष्ट बचा हुआ है। अवशिष्ट मतलब बचा कुछ ऐसा बचा हुआ है, इस वजह से वर्तमान में किस रूप में पाई जाती है? अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में, है ना। रिजिडुअल मतलब पर्वत श्रृंखला है। वैसे प्राचीन वलित पर्वत है, पहले बना था जब, लेकिन वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में रहती है। रचना विधि के अनुसार अरावली एक कैसा विधि था? मूरदार पर्वत, मैंने कहा था कि 2 प्लेटों के टकराने से बना है। जैसे आज हिमालय बन रहा है, वह हिमालय का निर्माण आज भी जारी है। तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, लेकिन अरावली एक कैसा पर्वत हो गया? प्राचीन वलित पर्वत हो गया। वलित का मतलब क्या होता है बताया था आपको, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, अंदर आपको पता है भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब क्रियाएं पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां होती है ना। पर्वत का बढ़ना आंतरिक भूगर्भीय हलचलों के कारण ही बनता है। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जब 2 प्लेटें आपस में टकरा रही है, चट्टानों में जो वलन पड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहा जाता है ना। यह पर्वत माला पश्चिम मरुस्थल के पूर्व विस्तार को, एक चीज बताओ, जैसे ये राजस्थान था अपना, राजस्थान के बीच में से कौन सी पर्वत श्रृंखला? अरावली पर्वत श्रृंखला। तो यहां मरुस्थल है, तो ये मरुस्थल सबसे ज्यादा किससे फैल रहा है? अपने मरुस्थल सबसे ज्यादा वायु अपर्दन से फैल रहा है। तो वायु अपर्दन से फैल रहा है, तो यहां पर मरुस्थल हो गया, तो ये बीच में से अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो इससे टकराकर इस मरुस्थल को यहीं रोक लेगी क्या? तो मैं कह सकता हूं अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थल के विस्तार को रोकती है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थल के पूर्वी भाग में इसके विस्तार को रोक रही है। क्या? कौन सी दिशा में इसके विस्तार को रोक रही है? पूर्वी भाग में इसके विस्तार को रोकती है, यह भी ध्यान रखना है ना। तो विस्तार को रोकती है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोकती है। एक काम तो मरुस्थल को तो रोक रही है, लेकिन एक नुकसान भी करती है कि यहां से अपने बंगाल की खाड़ी की जो शाखा से जल आता है, वह इधर पूर्व के, जैसे भारत के पूर्वी भाग से बंगाली खाड़ी से जो जल आएगा, उस जल की जो मानसूनी शाखा आएगी, बंगाली खाड़ी की शाखा, वह इस अरावली से टकराकर पूर्व में ही वर्षा कर देती है। यहां पर जो वर्षा होगी पूर्व में, पश्चिमी भाग सूखा ही रह जाता है। तो ये क्या करती है? मानसूनी हवाओं को तो यहां रोक रही है, मरुस्थल को तो रोक रही है, कोई बात नहीं, हम मानसूनी हवाओं को टकराकर यही रोक देती है। इस कारण से पश्चिमी भाग कैसा रह जाता है? सूखा ही रह जाता है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के वृष्टि छाया प्रदेश में कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है, क्योंकि बंगाली खाड़ी की शाखा पश्चिम पूर्व से आती है, जिसे पुरवाइयां कहते हैं। आपने सुना होगा पुरवाइयां, जो पुरवाइयां होती है वो किसे कहते हैं? बंगाल की खाड़ी की शाखा को, क्योंकि वह पूर्व से आती है, इस वजह से पुरवाइयां कहते हैं। और अरब सागर की शाखा अरावली के समानांतर होकर निकल जाती है। तो अपने राजस्थान के अंदर भारत में 2 शाखाओं से बारिश होती है। मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, आपको पता होगा कि भारत के यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून पैदा होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में वर्षा होती है, इसी मानसून से राजस्थान में वर्षा होगी। तो पूर्व से जो पानी आता है वो बंगाली खाड़ी की शाखा, और पश्चिम से आती है वो अरब सागर की शाखा। तो ये क्या करती है? अरावली पर्वत श्रृंखला अरब सागर की शाखा को तो समानांतर होकर भेज देती है आगे, ठीक है, अरब सागर की शाखा के समानांतर, क्योंकि अरब सागर की शाखा कैसे चलती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और अरावली भी कैसे बनी हुई है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इससे यहां वर्षा नहीं हो रही है, और बंगाली खाड़ी की शाखा इससे टकराकर पूर्व से आ रही है, इससे टकराकर पूर्व में वर्षा करेगी। पश्चिमी भाग कैसा रह जाता है? सूखा ही रह जाता है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे,
यह राजस्थान का सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला भौतिक, क्योंकि आपको पता है अरावली एक पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतों में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। जहां वनस्पति होंगे वहां पर वन्य जीव निवास करेंगे, और वन्य जीव निवास करेंगे तो सर्वाधिक अभ्यारण्य यही बनाए जाएंगे। सर्वाधिक सबसे ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों से जो नदियां निकलती है, नदियां यहीं से निकलती है। तो राजस्थान में अधिकांशतः नदियां कहां से निकलती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला से। उद्गम क्षेत्र अरावली है ना। यह सर्वाधिक सघन वनस्पति वाला एरिया है, यह आपको पता होगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा वनस्पति राजस्थान के कौन से जिले में? उदयपुर में। प्रतिशत में भी ज्यादा उदयपुर में है, और आपको यह भी पता होगा कि क्षेत्रफल में भी सबसे ज्यादा उदयपुर ही है, और उदयपुर अरावली का ही हिस्सा है। उदयपुर में सबसे ज्यादा पर्यटन टूरिस्ट एरिया भी है, पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा है, हरियाली रहती है ना, तो वहां पर यह सघन वनस्पति वाला क्षेत्र है अरावली। अब वनस्पति है, पेड़ मतलब पर्वतीय क्षेत्र है, तो आदिवासी लोग भी निवास करेंगे। तो आदिवासी जनजातियों की क्या मानी जाती है? आश्रय स्थली भी किसे कहा जाता है? अरावली पर्वत श्रृंखला को। अरावली पर्वत श्रृंखला में ही क्या पाए जाते हैं? जनजातियां भी निवास करती है, पेड़ पौधे ज्यादा है, अभ्यारण्य भी ज्यादा यही है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला भी हो गया क्या, कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र भी कौन सा है? अरावली है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक जैव विविधता आपको कहां मिलेगी? सर्वाधिक जैव विविधता आपको अरावली प्रदेश में मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं। कारण अपने पर्वतीय क्षेत्र है, वर्षा भी अच्छी होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा भी ठीक होती है, सघन वनस्पति है, वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा यही है, जनजातियां सबसे ज्यादा यहीं रहती है, आदिवासी लोग यहीं निवास कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा जैव विविधता यही है, जीव यही है तो जैव विविधता भी यही होगी ना। यह सर्वाधिक वनों के विस्तार वाला भौतिक स्वरूप है, अभी बात कर ली अपने, वन्य जीवों की शरण स्थली है। यह राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक। अब एक चीज बताओ कि पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या तो क्या रहेगी? न्यूनतम ही रहेगी, है ना। पेड़ पौधे ज्यादा है, रहने की सुविधाएं कम है। मैदानी क्षेत्रों में लोग बाग ज्यादा निवास करते हैं, क्योंकि वहां पर मैदानी क्षेत्रों में कृषि की दशाएं अच्छी होती है। जैसे पूर्व का मैदान है, राजस्थान में पूर्व का मैदान है 23% भाग पर है, जिस पर 39% जनसंख्या रहती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूर्व के मैदान में ही है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, जनसंख्या घनत्व रहता है ना। यह राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पदार्थों की बहुतायत है, यह तो आपको पता होगा। अरावली एक प्राचीन पर्वत है। अरावली एक कैसा पर्वत था? प्राचीन पर्वत है। और प्राचीन पर्वत है तो यहां प्राचीन चट्टानें मिलती है। प्राचीन क्या मिलती है? चट्टानें। और प्राचीन चट्टानों के अंतर्गत में चर्चा करूं तो जैसे आग्नेय चट्टानें, है ना, प्राचीन आग्नेय चट्टानें होगी। और प्राचीन आग्नेय चट्टानें, उन्हीं के कुछ अवशेष हैं। ये जीव तो उसके बाद में आया था, तो उस टाइम पे तो कोई जीव भी नहीं था, तो वहां पर अगर वही आग्नेय चट्टानों से निर्मित ही चट्टानें मिलेगी, और निर्मित चट्टानें होगी, तो वहां पर आग्नेय चट्टानों में सबसे ज्यादा कौन से खनिज मिलते हैं? धात्विक खनिज। तो राजस्थान में सर्वाधिक धात्विक खनिज कौन से एरिया से मिलेंगे? सर्वाधिक धात्विक खनिज भी आपको अरावली पर्वत श्रृंखला से। धात्विक खनिज जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, लोहा है, एल्युमिनियम है, ये सब आपको कहां से मिलेंगे? अरावली पर्वत श्रृंखला, क्योंकि धात्विक पुरानी चट्टानों से मिलेंगे, और पुरानी चट्टानें, सबसे प्राचीन भौतिक स्वरूप कौन सा है राजस्थान का? अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला से ही आपको सर्वाधिक क्या मिलेंगे? खनिज मिलेंगे भाई, है ना। सबसे ज्यादा खनिज मिलेंगे। खनिजों में कौन से खनिज? धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज नहीं मिलेंगे। अधात्विक खनिज जो होते हैं वो अवसादी चट्टानों से मिलते हैं ना। जैसे राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर जो अवसादी चट्टानें हैं, अपने इसकी बात करें, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, है ना, ये सब ये अवसादी चट्टानें। इसके अलावा कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब आपको कहां मिलेंगे? राजस्थान के पश्चिमी भाग में मिल जाएंगे ना। स्पेशल धात्विक खनिजों का ध्यान रखना, राजस्थान में अगर लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता अगर कहीं मिलेगा तो अरावली पर्वत श्रृंखला में मिलेगा, क्योंकि धात्विक खनिज प्राचीन चट्टानों से मिलते हैं। प्राचीन सबसे भौतिक स्वरूप कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला ही है ना। अरावली पर्वतमाला को भारत की में महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। जैसे आपको बताया था कि अरावली राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच में से गुजर रही है, तो जल विभाजक का काम तो करती है ये, क्योंकि जल विभाजक का काम ऐसे करती है कि अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ बीच में से गुजर रही है, तो आपको पता है इसके पश्चिम की नदियां सारी कहां जाएगी? अरब सागर में। पश्चिम की नदियां चली जाती है अरब सागर में, और पूर्व की नदियां चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। तो ये क्या कर रही है? नदियों को डिवाइडेशन कर रही है। अरावली के पूर्व की नदियां बंगाल खाड़ी में, पश्चिम की नदियां अरब सागर में। इसके अलावा आपको पता होगा 50 सेमी समवर्षा रेखा, जो 50 सेमी समवर्षा रेखा है, जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, समवर्षा रेखा, यह भी अरावली के ऊपर से गुजरती है।
और 50 सेमी सम वर्षा रेखा अरावली के ऊपर से गुजर रही है, जो राजस्थान को दो भागों में बांट रही है। तो ये दो प्रकार से जल विभाजक का काम कर रही है अरावली। एक तो अरब सागर और बंगाली खाड़ी को दो भागों में बांट रही है, और एक 50 सेमी सम वर्षा रेखा यहां से गुजर रही है। तो दोनों ही कारणों से जल विभाजक हो रहा है क्या, और जल विभाजक हो रहा है तो अरावली को क्या कहेंगे, राजस्थान में एक जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की अपन ने काफी चर्चाएं की। उसके बाद में आगे बात करें, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो मैंने कहा था अभी, अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिणी पश्चिमी मानसून, भारत में या राजस्थान में कौन से मानसून से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। उस मानसून की दिशा कैसी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जब मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, अरावली की दिशा भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, तो मानसून अरावली के समानांतर होकर निकल जाता है, उसको रोक नहीं पाती है अरावली, है ना। अब रोक नहीं पाएगी, सीधा ही निकल जाएगा, तो वर्षा क्या होगी, कम होगी। तो अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिणी पश्चिम मानसून अरब सागर, स्पेशल अरब सागर की शाखा क्या है, इसके समानांतर बनी हुई है, और समानांतर होने के कारण बादलों को रोकने में असमर्थ होती है, तो बिना बारिश करे ये क्या करती है, आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, मैंने कहा था कि यह दक्षिण पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, उत्तर पूर्व में इसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो मुख्यतः विस्तार इसका दक्षिणी भाग में, उत्तर पूर्व की ओर ये क्या होती जाती है, सक्रिय होती जाती है ना। अरावली का उत्तरी व मध्यवर्ती भाग क्वार्टरजाइट चट्टानों से, यानी देली सुपर समूह, देली सुपर समूह में अपने तीन बातें की थी, अलवर समूह, अजबगढ़ समूह और रायलो समूह, 21 में चट्टानें पाई जाती है, क्वार्टरजाइट चट्टान है। इसका दक्षिणी भाग ग्रेनाइट है। दक्षिणी भाग जो दक्षिणी पश्चिमी भाग था वो किससे बना है, ग्रेनाइट, मतलब प्राचीन चट्टानें हैं, जिसे अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें। तो देखो, ऊपरी भाग को तो देहली महासमूह की चट्टानें, और नीचे वाले को कह रहे हैं अपन अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें। अरावली पर्वत अन्य से अनेक नदियां, जैसे बनास है, बेड़च है, लूणी, कोठारी, सूगड़ी, साबरमती, ये सभी नदियां निकलती है। जिसमें मैंने कहा था राजस्थान की अधिक नदियां कहां से निकलती है, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है ना। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला को विस्तार व ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। जैसे आपको पता होगा, एक तो आती है अपनी उत्तरी अरावली, एक आती है अपनी मध्य अरावली, एक आती है अपनी दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली के अंदर आपको जिले भी बताए थे मैंने, जयपुर, अलवर, दौसा, मुख्यतः शाखाओं सहित सीकर, झुंझुनू भी ऐड हो जाते हैं ना, जिसकी एवरेज ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर है। ठीक है, मध्य अरावली के अंदर मुख्यतः मैंने अजमेर बताया था, अजमेर और राजसमंद की बात करें तो इसकी भी एवरेज ऊंचाई कितनी है, 700 मीटर है। और दक्षिणी अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई है, इस औसत ऊंचाई से पता चल रहा है कि सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है, दक्षिणी अरावली का है, दक्षिण पश्चिम है, 1000 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है ना। इसका विस्तार सीकर, झुंझुनू, अभी मैंने कहा था कि सीकर, झुंझुनू है ही, दौसा, अलवर और किसमें, जयपुर में। मुख्यतः तो जयपुर, दौसा, अलवर आएगा, मुख्यतः कौन आएगा, जयपुर, अलवर, दौसा, लेकिन शाखाओं के रूप में सीकर, झुंझुनू भी ऐड हो जाता है। ठीक है, पुनः इसका विस्तार सांबर झील से उत्तर पूर्व के ओर होता है। इस भाग में क्वार्टरजाइट और फाइलाइट चट्टानें, जैसे अभी मैंने जस्ट कहा भी था, उत्तरी अरावली या उत्तरी भाग में दिल्ली सुपर समूह या दिल्ली महासमूह था, उसके अंदर क्वार्टरजाइट थी, और नीचे वाली जो अरावली सुपर समूह था उसमें ग्रेनाइट चट्टान की दिखता थी, है ना, ग्रेनाइट चट्टान, अभी चर्चा भी की थी अपन ने। तो क्वार्टरजाइट चट्टान, वैसे अरावली में मुख्यतः क्वार्टरजाइट चट्टान की अधिकता है, लेकिन आंतरिक भाग में ग्रेनाइट, नेस और शिष्ट चट्टानें भी पाई जाती है, यानी प्राचीन चट्टानें भी पाई जाती है, रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है, क्योंकि ये एक प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है ना। इस भाग की प्रमुख चोटियां, उत्तरी अरावली को देखा आपने जयपुर में, अलवर में और दौसा में, सीकर, झुंझुनू में। इसकी प्रमुख चोटियां इन 5 जिलों में आएगी। प्रमुख चोटियों की बात करें, रघुनाथगढ़ का नाम सुना होगा जो सीकर में, इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। सीधी बात है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आप कौन सी बताओगे, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी आप क्या कहोगे, रघुनाथगढ़ है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथ, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, और यह सीकर जिले में, यह भी ध्यान रखना है। लोहागढ़ वो आपको भी कहां मिलेगी, झुंझुनू में मिलेगी। खो जो जयपुर में 920 मीटर है। बैराज आपकी कहां है, अलवर में, बैराज 792 मीटर है। इसके अलावा बरवाड़ा जो 786 मीटर है, ये बरवाड़ा सवाई माधोपुर वाला नहीं है, ये बरवाड़ा जयपुर वाला है। तो इसकी प्रमुख चोटियों के अंदर बात की रघुनाथगढ़ की,
लोहागढ़ झुंझुनू के अंदर खो बैराज, ध्यान रखना, बैराज 792 मीटर है, बरवाड़ा 786 मीटर है, और ये बरवाड़ा जयपुर वाली है, बैराज अलवर में है, खो 920 है, आपको पता है जयपुर में। लोहागढ़ नई दिख रही होगी 1051 मीटर है, जो झुंझुनू में है ना। 1055 ये तो आपको खूब बता रहा है रघुनाथगढ़ का, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ना। इसके अलावा बब्बाई है जो 780 मीटर है, जो झुंझुनू में बब्बाई है ना, इसका ध्यान रखना। और बिलाली कहां पड़ती है? अलवर में, जो 775 मीटर है, तो ये भी ध्यान रखना है। बब्बाई झुंझुनू में, बब्बाई दोनों अलग है, बब्बाई झुंझुनू में, एक बाबाई जयपुर में है ना, तो बिलाली अलवर में है, 775 इसकी मीटर है। तो उत्तरी अरावली की ये चोटियों से संबंधित आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे। इनके मैच करवाते हैं इनकी लेंथ से, यानी मतलब इनकी हाइट से मैच करवाते हैं कि कौन सी चोटी। आज के पहले तो जिले भी दे देते, लेकिन आजकल हाइट भी मैच करवाते हैं ना, ऊंचाई मैच करवाते हैं। जैसे अपने रघुनाथगढ़ 155 मीटर बताई, लोहागढ़ 1051 बताई, बैराज 792 बताई, बैराज के अलावा आपने बरवाड़ा पड़ी 786 बताई, बब्बाई 780 बताई, बिलाली 775 है, ये भी ध्यान रखना है ना। इसके अलावा मनोरपुरा, बैराड़, जयगढ़, नाहरगढ़, जो भी जयपुर सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा के अंदर जो पहाड़ियां आ रही है, वो सारी उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां हो गई ना, मानगढ़ वगैरह सब। ठीक। मध्य अरावली, उत्तरी अरावली के बाद में दूसरा पार्ट जो आता है उसे कहते हैं मध्य अरावली। अब एक चीज बताओ, ध्यान रखना कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, इस अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर दक्षिणी पश्चिमी भाग सर्वाधिक विस्तृत है, मध्य भाग सबसे ज्यादा सकरा है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर सबसे सकरा पार्ट कौन सा है? सबसे सकरा पार्ट है मध्य अरावली। मध्य अरावली का खास है, और यह मुख्यतः कहां है? मुख्यतः जयपुर, अजमेर जिलों में। वैसे तो अजमेर और राजसमंद का भी नाम लिया था मैंने, लेकिन अजमेर से राजसमंद कुछ पार्ट है ना, तो मुख्यतः जयपुर और अजमेर में, मुख्यतः जयपुर जिले अजमेर में। मेरवाड़ा पहाड़ियां यहीं स्थित है, जो मेरवाड़ा पहाड़ियां जो मारवाड़ के मैदान, मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करती है, मारवाड़ और मेवाड़ को जो अलग करती है वो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ से क्या करती है? मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करती है ना, इसका ध्यान रखना है। इसका विस्तार, ये स्पेशल, इसका विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग से दक्षिण में राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील तक आ गया। राजसमंद तो जयपुर में कहां से है? दक्षिणी पश्चिमी भाग से राजसमंद जिले के देवगढ़ तहसील तक विस्तृत है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली सॉरी। और सर्वाधिक दर्रे इसी नाल में, मतलब सर्वाधिक दर्रे या नाल इसी भाग में है। जो दर्रे क्या होते हैं? कोई भी पर्वत श्रेणी के बीच में से अगर रास्ते जाते हैं, रास्ते, तो उन्हें दर्रा या नाल कहा जाता है। तो सर्वाधिक दर्रे या नाल कौन से भाग में? मध्य अरावली में माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, जयपुर के दक्षिण पश्चिम से लेकर राजसमंद तक, दक्षिण पश्चिम में कहां तक? राजसमंद के देवगढ़ तक विस्तृत है कौन सी अरावली? मध्य अरावली। सबसे सकरा पार्ट यही है, जयपुर और अजमेर में आ रही है। सबसे ज्यादा दर्रे क्या होते हैं? कोई भी पर्वत श्रृंखला के बीच में से कोई रास्ता जाता है तो उसे दर्रा कहते हैं, और अरावली में पाए जाने वाले दर्रों को नाल कहा जाता है। तो दर्रे या नाल कहां है? अरावली पर्वत श्रृंखला। गोरमजी, अब इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको पता है, गोरमजी है, मायरजी है, टोडगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 934 मीटर है। स्पेशल टोडगढ़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, 934 मीटर है, अजमेर में आएगी। और फेमस चोटी जो है वो तारागढ़ है, जो 870 भी है या 873 भी आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तारागढ़ का स्पेशल 870 या 873 दोनों ही लगभग ठीक है ना, 870 या 873, लेकिन ज्यादा जो सही है वो 870 सही है ना, ये नहीं हो तो 873 भी कह सकते हो। नाग पहाड़ की अगर मैं बात करूं अजमेर में 795 है, ठीक है, 775 भी बिलाली पढ़ा था अपन ने, 792 में बैराज पढ़ा था अपन ने, 780 अपने बबाई पढ़ा था, ठीक है। तो एक लोहागढ़ 1051 पढ़ा था, रघुनाथगढ़ 1055 पढ़ा था, तो वो भी ध्यान रखना है अपन को। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो आपने बात की टोडगढ़, गोरमजी मोराई जी जो है 934 मीटर है। इसके अलावा प्रसिद्ध ऊंची चोटी कौन सी है? प्रसिद्ध भी है, तारागढ़ है, प्रसिद्ध है। ये टोडगढ़ इतनी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन तारागढ़ को तो स्पेशल मतलब माना जाता है। कई जगह यह होता है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ मान ली जाती है, लेकिन टोडगढ़ है ये ना, सबसे ऊंची चोटी तो टोडगढ़ ही है, लेकिन प्रसिद्धि के हिसाब से प्रसिद्धि ज्यादा तारागढ़ को मिली हुई है ना। नागपाड़ का 795, जहां से लूनी नदी प्रवाहित होती है, आपको पता है लूनी नदी का उद्गम यहीं से होता है। इसके अंदर कुछ प्रमुख दर्रे हैं, नाल है, कचवाली है, पीपली है, अरनिया है, देबारी है, बर है, परवेरिया है, शिवपुरी है, शिवघाट, सुराघाट, ये सब इसकी प्रमुख नाले हैं, जिनकी अभी मैं स्पेशल दर्रे या नाल इनकी सभी की अभी चर्चा करेंगे अपना।
मध्य अरावली का अधिकांश भाग अजमेर जिले में फैला हुआ है, ये बात अपन ने चर्चा कर ली। मध्य अरावली का अधिकांश भाग किसमें है? मध्य अरावली का अधिकांश भाग कौन से जिले में? अजमेर जिले में। इसके अंतर्गत ही सांबर की पहाड़ियां हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, कुकरा की पहाड़ियां हैं, है ना। सांबर इसी क्षेत्र में प्रमुख पहाड़ियां मिलती है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां, अजमेर जिले का अधिकांश भाग, राजसमंद जिले का उत्तरी भाग, पाली जिले के बर क्षेत्र, ये सब किस में आ जाते हैं? मध्य अरावली में आ जाते हैं। सबसे सकरा भाग है मध्य अरावली। इसकी ऊंची चोटी गोरमजी, मायरजी या टोटगढ़, जिसकी ऊंचाई 934 मीटर है। तारागढ़ की ऊंचाई ध्यान रखनी है 870 या 873 मीटर है ना। अब आता है अपना कौन सा भाग? दक्षिणी अरावली प्रदेश। दक्षिणी अरावली प्रदेश, इसमें सिरोही है, राजसमंद है, उदयपुर है। जैसे मैंने मुख्यतः जिले बताए थे वो ये हुआ, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। लेकिन इसकी शाखाओं सहित आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये पाली, ये सब जिले इसमें शामिल हो जाते हैं। इस दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांटा गया है। मुख्यतः दो भाग है वह उदयपुर, मुख्यतः एक तो मेवाड़ का चट्टानी मेवाड़ी प्रदेश और एक होता है आबू प्रदेश। दोनों का ध्यान रखना है। तो एक तो जो दक्षिणी अरावली है उसे ही कितने भागों में बांट दो? दो भागों में। मेवाड़ का चट्टानी पहाड़ी प्रदेश और एक कौन सा है? आबू प्रदेश। तो इनके अंदर मेवाड़ी चट्टानी पर पहाड़ी प्रदेश या बोराट का पठार की अपन चर्चा करें। जैसे बोराट का पठार अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक। स्पेशल बोराट के अपन राजस्थान के अंदर जो प्रमुख पर्वत पठार है उनको भी अलग से ले रहे हैं, जिसमें से एक बोराट का पठार का नाम सुना होगा। बोराट का पठार जो आपको पता है गोगुंदा से बना हुआ है। कहां से है? गोगुंदा से। और गोगुंदा से कहां तक है? कुंभलगढ़ तक। ठीक है। गोगुंदा कहां पड़ता है? उदयपुर में। और कुंभलगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद में। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, उदयपुर में गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद तक जो पठार आता है, ये गोगुंदा हो गया, ये कुंभलगढ़ हो गया, इसे कहते हैं बोराट का पठार। तो बोराट का पठार कहां से कहां तक? गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक बना हुआ है। और इस पठार के बारे में ये काम माना जाता है कि ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य किसका काम करता है? जल विभाजक का। वैसे तो इस अरावली पर्वत श्रृंखला को पढ़ते हैं, लेकिन अरावली में भी मुख्यतः योगदान किसका है? बोराट के पठार का। ठीक है, काम करता है। यह पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। जितने भी अधिकांश जो पूर्व में बहती है नदियां, उनका उद्गम स्थल माना जाता है। एक भोमट क्षेत्र, इसकी अपन बात करें, भोमट है, ये भोमट है ना। और भोमट क्षेत्र के बारे में डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, ये ऐसा एरिया, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर का वह एरिया जो सीमावर्ती है, जिसमें भील जनजाति निवास करती है, उसे भोमट क्षेत्र कहा जाता है। तो बोराट और भोमट, इसकी चर्चा कर ली। बोराट का पठार गोगुंदा से कहां तक है? कुंभलगढ़ तक माना जाता है। गोगुंदा से कहां तक है? कुंभलगढ़ तक बोराट का पठार है। और यह राजस्थान में एक अरब सागर और बंगाली खाड़ी के मध्य जल विभाजक का काम करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा? आबू। पहला मेवाड़ था वो बोराट के पठार, दूसरा कौन सा? आबू। आबू पर्वत की अगर बात करूं, अरावली का श्रेष्ठ भाग है माउंट आबू। आपको पता है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंचा भाग है आबू पर्वत, जिस पर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। इसका संपूर्ण भाग किससे बना हुआ? ग्रेनाइट से। तो ये सबसे मोस्ट हो गई। मैंने कहा भी था कि अरावली पर्वत श्रृंखला का जो दक्षिणी भाग है मुख्यतः ग्रेनाइट से, और उत्तरी पूर्वी भाग में क्वार्टरजाइट चट्टानें हैं। तो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। और बैथोलित की संज्ञा दी गई है। बैथोलित होता है अपने जो पृथ्वी आंतरिक भाग के अंदर, आपको पता है आंतरिक शक्तियों के कारण भूकंप, ज्वालामुखी आते हैं। जब जो ज्वालामुखी सतह के ऊपर आ जाता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि मेग्मा या लावा सतह के अंदर ही जम जाता है। और जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग से कोई भी नली के द्वारा मेघमा आ रहा है, और यह पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर ही जमकर एक गुम्बदाकार आकृति में लावा का जमा हो जाता है। यह मेग्मा का जमा हो जाता है। मेग्मा का जमाव किस टाइप से हो जाता है? मेग्मा का जमाव हो जाएगा लावा का, जब आंतरिक भाग से आया और पृथ्वी के अंदर ही मेग्मा का जमाव एक गुम्बदाकार आकृति में, सबसे बड़ी आकृति होती है बैथोलित, उसमें अगर जमाव जाता है ना, तो उसे बैथोलित कहते हैं। तो यह एक ज्वालामुखी से निर्मित क्रिया है, लेकिन आंतरिक पृथ्वी के अंदर ही है। पृथ्वी के अंदर आपको पता है सतह से 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर जैसे मेग्मा आता है। तो मेग्मा आता है तो पृथ्वी पर ऊपरी सतह पर आते आते आंतरिक भाग में ही कोई भी, मतलब कोई जगह मिल जाती है, वहां पर ये मेग्मा एक गुम्बदाकार आकार में जम जाता है, तो उसे बैथोलित की संज्ञा दी जाती है ना। तो इसे बैथोलित का भी नाम देते हैं आबू पर्वत को। भाई ये एक बैथोलित का पार्ट है जो कट कट के औषधि, मतलब नॉर्मल चट्टानी थी वो तो कट गई, कोमल चट्टाने, और ये कठोर भाग था जो बच गया ना।
स्थलाकृतिक दृष्टि से इनसे इंसेलबर्ग भी, वो इंसेलबर्ग को आपको बताया था। इंसेलबर्ग क्या होता है? बैथोलित होता है। और कोमल कोमल चट्टाने, मुलायम मुलायम चट्टाने, अगर कोई भी, जैसे कोई ये ज्वालामुखी से बना हुआ है, यहां पर मिट्टी का जमाव था, तो कोमल कोमल चट्टाने जो हवा के साथ अपर्दन होकर कट गई, और जो कठोर चट्टाने बच जाती है उसे इंसेलबर्ग कहा जाता है ना, ये ध्यान रखना है। वायु के अपर्दन के द्वारा जब कोमल चट्टाने, वायु के अपर्दन, कोमल चट्टाने को अपर्दन हो जाता है, कठोर चट्टाने बच जाती है, तो इसे इंसेलबर्ग, तो इसे इंसेलबर्ग भी कह रहे हैं, बैथोलित भी मान रहे हैं आबू पर्वत को ना। कर्नल जेम्स टोड ने इसे गुरु शिखर को एकांता को देखकर इसे संतों का शिखर भी कहा है। तो गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? संतों का शिखर कहा। इसे गुरु माथा भी कहा जाता है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंद देव पर्वत या ओलंपस की संज्ञा भी दी है। कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को स्पेशल क्या नाम दिया? देव पर्वत या ओलंपस की संज्ञा दी। गुरु शिखर अर्बुदा पर्वत पर स्थित है, यह भी ध्यान रखना है। गुरु शिखर कौन से पर्वत पर? अर्बुदा पर्वत पर स्थित है। गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है वो अर्बुदा पर्वत पर स्थित है ना। गुरु शिखर की अगर मैं चर्चा करूं तो माउंट आबू सिरों में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था, गुरु माथा भी कहा जाता है। दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर यहां बना हुआ है, बहुत बढ़िया है। कौन से ऋषि का मंदिर है? दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। गुरु शिखर का दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया था? गुरु शिखर। ये क्वेश्चन आया था, कौन से ऋषि के नाम पर इसका गुरु शिखर नाम रखा गया था? तो दत्तात्रेय ऋषि। तो माउंट आबू पर्वत की अपन ने चर्चा की, जिसे इंसेलबर्ग भी कहते हैं। जो इंसेलबर्ग क्या होता है? वायु के अपर्दन से बची हुई अवशिष्ट चट्टान क्या कहलाती है? इंसेलबर्ग कहलाती है ना, ठीक है। इसे बैथोलित की संज्ञा भी दी। यह हिमालय से नीलगिरी के मध्य है। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के अंदर, भारत की अगर मैं बात करूं, जैसे ये भारत था अपना, इस भारत के अंतर्गत यहां हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर और नीलगिरी की पहाड़ियां जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है, इनके बीच में अगर कोई ऊंची चोटी है तो वो सिर्फ कहां है? गुरु शिखर में है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला से नीलगिरी की दोदा बेटा जो ऊंची चोटी है, वहां तक बीच में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, यह आपको पता होगा। मध्य अरावली के दर्रे देखो सुनो, दर्रे या नाल की स्पेशल में चर्चा करूं तो बताया था मैंने, दो पहाड़ों के बीच में जो तंग रास्ता होता है उसे क्या कहा जाता है? दर्रा या नाल कहा जाता है। प्रमुख दर्रे देसूरी की नाल, स्वरूप घाट, सोमेश्वर की नाल, ये सब कहां मिलेगी? आपको पाली में मिलेगी, है ना। तो देसूरी की नाल है, स्वरूप घाट, सोमेश्वर की नाल है। जिलवाड़ा की नाल है, ये सब पगलिया की नाल जिसे ही कहा जाता है, जिलवाड़ा पगलिया, राजसमंद और पाली में है। कामली घाट, गोरम घाट, पीपली की नाल, सोमेश्वर की नाल, इसके अलावा हाथीगुड़ा की नाल, हल्दी घाटी की नाल, ये सब राजसमंद में है भाई, राजसमंद में सर्वाधिक है ना। केवड़ा की नाल, ये स्पेशल ध्यान रखना, फुलवारी की नाल का और केवड़ा की नाल का ध्यान रखना। एक तो उदयपुर में केवड़ा की नाल है, एक है फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। तो केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल दोनों ही कहां है? दोनों ही उदयपुर में है। इसके अलावा दिवेर है, हल्दी घाटी अभी बात की थी मैंने, दिवेर की नाल, हल्दी घाटी की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, ये सब नाले कहां हैं? राजसमंद में है ना। परवेरिया की नाल, शिवपुर की नाल, सुराघाट, बर, ये सब ब्यावर में है, अजमेर में है। इसके अलावा जिलवाड़ा की नाल अभी बात आई थी आपको, स्पेशल ध्यान रखना, जिलवाड़ा की नाल या पगलिया की नाल मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है। जिलवाड़ा की नाल को ही पगलिया की नाल कह रहे थे, जो मेवाड़ और किसको जोड़ती है? मारवाड़ को जोड़ती है ना। बर दर्रे से NH14 जो पाली से अजमेर, बर दर्रा, अब इसमें एक भाई बर दर्रा, बरनाल कहां है? पाली में, अजमेर में, दोनों का ध्यान रखना, स्पेशल पाली और अजमेर दोनों को जोड़ती है ये ना, ठीक है। NH14 है। जोधपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग इससे होकर गुजरता है, जोधपुर आगरा। कछवाड़ी दर्रा कहां मिलेगा? आपके अजमेर में। परवेरिया, सुराघाट, शिवपुर की नाल अजमेर में थी। पीपली की नाल अजमेर, ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नाल है, थोड़ा सा ध्यान रखना भी है ना। अजमेर राजसमंद दोनों में। उदाबारी की नाल कहां है? अजमेर में। ये कुछ प्रसिद्ध नाल है जो स्पेशल अपन ने दी है, जैसे देसूरी की नाल थी, बर की नाल थी पाली में, अजमेर में बर ब्यावर में, अजमेर में आता है। इसके अलावा सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, कामली घाट, गोरम घाट, ये सब अपने राजसमंद में आती है, ठीक है। इसके अलावा परवेरिया, सुरानाली अजमेर में आती है। डेबर, केवड़ा, फुलवारी की नाल, स्पेशल फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल कहां है? आपके उदयपुर में है। डेबर झील के जैसलमेर झील को कहते हैं, और हाथीगुड़ा की नाल भी जो राजसमंद में आती है ना, उदयपुर राजसमंद दोनों में। दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां, जैसे अपन ने उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां देखी, मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां देखी, अब अपन बात करें दक्षिणी अरावली की।
दक्षिणी अरावली की चर्चा करूं तो सबसे ऊंची चोटी तो आपको पता है गुरु सीकर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये ध्यान रखना मीटर है। 5650 फीट में भी है। 5650 फीट का भी ध्यान रखना थोड़ा सा, 5650 फीट में है। ठीक है, तो फिट और ये मीटर में 1722 मीटर है और फिट में 5650 है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। शेर आपको पता है 1597 मीटर है, सिरोही में है। देलवाड़ा 1442 मीटर है, सिरोही में है। सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर, शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा जो 1431 मीटर है। तो 1431 मीटर पर जगरा है, जो जरगा है जो 1431 उदयपुर जिले के अंदर है, बोराट के पठार पर स्थित है। जरगा और रागा दोनों चोटियां कहाँ है? बोराट के पठार पर। जरगा ये आ चुकी है आपकी चौथी ऊंची चोटी, 1431 मीटर है, उदयपुर में है। अचलगढ़ 1380 मीटर है, जो सिरोही में है। आबू 1295 मीटर है, जो अपने सिरोही में है। कुंभलगढ़ 1224 मीटर है, जो राजसमंद में है। धोनिया राजसमंद में है, जो 1183 है। ये देखना ही पड़ेगा। गुरु सीकर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़ और धोनिया, जिसमें स्पेशल 10 तक तो आपको याद ही होना चाहिए कम से कम पूरा क्रम। 1722 गुरु सीकर, 1597 शेर, ठीक है। दिलवाड़ा 1442 है, जरगा 1431 है, अचलगढ़ 1380 मीटर है, आबू 1295 है, कुंभलगढ़ 1224 है, धोनिया 1183 है, जो राजसमंद में है। ऋषिकेश जो सिरोही में 1017 मीटर है ऋषिकेश। कमलनाथ 1001 है, कमलनाथ स्पेशल ध्यान रखना उदयपुर की है, 1001 है। सज्जनगढ़ बहुत फेमस है, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी है, सज्जनगढ़ चोटी भी है ना, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। और ये सब कहाँ है? उदयपुर में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 938 स्पेशल है ना। कमलनाथ सज्जनगढ़ दोनों उदयपुर में। सायरा है ना, शायरा है भाई, सायरा 900 मीटर है, जो उदयपुर में ही है। और लीलागढ़ भी इस पर ध्यान रखना 874 मीटर, ये भी उदयपुर में है। सायरा और लालगढ़ है ना, वे लीलागढ़। डोरा पर्वत 869 है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत, पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो गया? डोरा पर्वत हो गया। ये आपको पता होना चाहिए, जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है, सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। नागपानी आपके उदयपुर में 867, गोगुंदा 864, ये 840, दोनों का ध्यान रखना। 867 तो अपने कौन सी है? 867 नागपानी है, गोगुंदा 840 है, दोनों का भी ध्यान रखना है। उदयपुर की चारों चोटियों का भी देते हैं। कमलनाथ पड़ी 1001 पड़ी, सज्जनगढ़ 938 पड़ी है ना, नागपानी 867 पड़ी, गोगुंदा 840 पड़ी। इसराना भाकर ये जालोर में ही है। रोजा भाकर, इसराना भाकर है ना, ये सब है। इसराना भाकर 839 मीटर है, एक का ध्यान रखना है। रोजा भाकर 730 मीटर है। ठीक है। और एक जारोल पर्वत भी है ना, तो नागौर में, जालोर में तीन डोरा पर्वत है, इसराना भाकर, रोजा भाकर और जारोल पर्वत। तीनों का अवरोही क्रम यही होगा। पहले कौन आएगा? डोरा पर्वत है, फिर इसराना भाकर, रोजा भाकर और जारोल पर्वत। तीनों कहां है? जालोर में। ये जारोल पहाड़ आ गया आपका, 588 मीटर है। कोटड़ा पहाड़ ये जालोर में ही है। इसके अलावा ऋषभदेव उदयपुर में है, 400 मीटर है ना। राजस्थान के प्रमुख पर्वत पठार, इनकी अगर मैं चर्चा, जैसे मैंने कहा था कि अरावली के अंतर्गत सबसे डिफिकल्ट अगर कोई चीज मानी जाती है राजस्थान के भौतिक स्वरूप में, तो ये पर्वत पठार ही हैं। और इन पर्वत पठारों को अपन एक बार मैप से और देख लेंगे। वैसे तो मैं इनको थ्योरी से बता देता हूं, एक बार मैप से और देखेंगे अपन, है ना। तो एक एक जैसे 3 पहाड़ियां आपके सीकर में आ जाती है, हर्ष का पर्वत, मालखेत की पहाड़ियां और खंडेला की पहाड़ियां। एक एक की चर्चा करें। हर्ष व मालखेत की पहाड़ियां कहां पड़ेगी? सीकर में। हर्ष का पर्वत, मालखेत की पहाड़ियां और एक खंडेला की पहाड़ियां। स्पेशल खंडेला के भी ध्यान रखना, खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां। और ये तीनों ही कहां पड़ती है? सीकर में पड़ती है। तो सीकर की तीनों पहाड़ियां पता चल गई। हर्ष का पर्वत है, मालखेत की पहाड़ियां, खंडेला। ये वही खंडेला की पहाड़ियां जहां से कांतली नदी निकलती है, कांतली नदी निकलती है। राजस्थान में सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? कांतली नदी, जिसके प्रवाही क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। फिर इसके बाद में उड़िया का पठार, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ये आपको पता होगा, सिरोही जिले में है और इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है ना। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है, जो सिरोही में है, ऊंचाई 1360 मीटर है। ये भी ध्यान रखना है ना, 1300 मीटर, 1360। मेसा का पठार आपको पता है चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में आपको, इस पर एक चित्रकूट पहाड़ी बनी हुई है। मेसा के पठार पर कौन सी पहाड़ी है? चित्रकूट पहाड़ी है। और आपको पता होना चाहिए
इस चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला, तो चित्तौड़गढ़ का किला है। मेसा के पठार पर स्थित चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। तो हर्ष का पर्वत, मालखेत की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां सीकर में। उड़िया का पठार आपको मिल गया सिरोही में, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है जो 1200 मीटर ऊंचाई है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ का क्या बना हुआ है? किला बना हुआ है। जैसे आपने बात की सीकर के अंतर्गत हर्ष का पर्वत, मालखेत की पहाड़ियां और खंडेला की पहाड़ियां, तीनों अपन ने सीकर में देख ली। हर्ष का पर्वत, मालखेत की पहाड़ियां और एक कौन सी देखी अपन ने? खंडेला की पहाड़ियां। ये वही खंडेला की पहाड़ियां हैं जहां से कौन सी नदी निकल रही है? कांतली नदी निकल रही है। ठीक है। इसके अलावा सिरोही में अपन ने उड़िया का पठार देखा, एक आबू का पठार भी सिरोही में आता है ना। ठीक है। अभी इसके और पहाड़ियों की अपन सारी चर्चा कर लेंगे। मेसा का पठार अपन ने चित्तौड़गढ़ में देखा, जिस पर चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ का क्या बना हुआ है? किला बना हुआ है। इसके अलावा और बात करेंगे, जैसे डोरा पर्वत अपन ने जालोर में देखा, इसराना बाकर, रोजा बाकर। इसके अलावा एक त्रिकुट पर्वत आएगा जैसलमेर में, सारे बात करेंगे, है ना। बाड़मेर की अगर बात करें तो मालानी पर्वत आ जाएगा। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में आ जाएगी, एक की 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में आएगी। जोधपुर में चिड़िया टुक पहाड़ी आएगी। चित्रकूट अलग है, चिड़िया टुक अलग है, एक की चर्चा करेंगे अभी ना। पोतवार का पठार अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर है। उत्तरी पूर्वी छोर पर कौन सा पठार है? पोतवार का पठार है। ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, उत्तरी पूर्वी, अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर कोतवार का पठार है। इस पे चलना। मालानी पर्वत, इनको मैं इस बात थोड़ी सी बोल रहा हूं, फिर अपन इसकी मैप में एक बार और चर्चा करेंगे। मैप के अंतर्गत में एक एक को मैप में अपन राइट डाउन, भाई ये यहाँ, ये यहाँ, ये है। मालानी पर्वत बाड़मेर और जालोर में, बाड़मेर से बालोतरा से, बाड़मेर के बालोतरा से, स्पेशल ध्यान रखना। बाड़मेर के कहां से है? बालोतरा से। बाड़मेर के बालोतरा से मध्य जालोर तक जो पार्ट आता है उसे मालानी पर्वत कहते हैं ना, मालानी पर्वत। ठीक है। भाकर क्षेत्र आपको पता है सिरोही जिले का पूर्वी भाग जो होता है, जो तिरव ढालनुमा पहाड़ियों से निर्मित है, कटा फुटा तिरव ढालनुमा पहाड़ियों से निर्मित है, उसे भाकर क्षेत्र कहते हैं। इसमें गरासिया जनजाति रहती है। तो ये ध्यान रखना, पूर्वी सिरोही, सिरोही का कौन सा भाग? पूर्वी भाग, जो अरावली की तिरव ढालनुमा पहाड़ियों से उबड़ खाबड़ एवं कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। और इस क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इस क्षेत्र में गरासिया जनजाति निवास करती है। गरासिया जनजाति, तो गरासिया जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है? भाकर क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है। आगे अगर चर्चा करें अपन गिरवा, तो गिरवा आपको पता होगा उदयपुर जिले का जो तस्तरी नुमा बेसिन क्षेत्र है, तस्तरी नुमा बेसिन क्षेत्र, वो गिरवा के नाम से जाना जाए। उदयपुर जिले का उत्तरी पश्चिमी भाग मगरा कहलाता था, और मगरा अपन ने अरावली पर्वत श्रृंखला की अवशिष्ट पहाड़ियों को कहा था, अपशिष्ट पहाड़ियों को मगरा क्षेत्र कहा था। उदयपुर जिले का तस्तरी नुमा बेसिन क्षेत्र क्या कहला रहा है? गिरवा कहला रहा है। तस्तरी नुमा पहाड़ियों का स्पेशल ध्यान रखना, इन्हें क्या कहा जाता है? गिरवा। और मेरवाड़ा की पहाड़ियों को मेवाड़ से पठार से जो अलग करती है वो मेरवाड़ा की पहाड़ियां थी। मेवाड़ का पठार, मारवाड़ के मैदान, मेवाड़ का पठार, इनको क्या करती है? अलग करती है ना। 56 की पहाड़ियां अभी जस्ट मैंने बताई थी। बाड़मेर जिले के अंदर गुंबदाकार या गोलाकार आकार की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां अलग है, 56 का मैदान अलग है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर 56 का मैदान जो पढ़ोगे आप, एक आएगा आपका 56 का मैदान। ये 56 का मैदान आपको प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में मिलेगा। एक तो प्रतापगढ़ में प्लस बांसवाड़ा में। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर जो है उसे तो 56 का मैदान कहते हैं, जो 56 नालों का प्रवाही क्षेत्र है। 56 की पहाड़ियां तो गोलाकार या गुंदाकार है, जो ग्रेनाइट, आपको पता होगा राजस्थान में सबसे ज्यादा, सबसे उच्च क्वालिटी का जो ग्रेनाइट है वो सिवाना क्षेत्र बाड़मेर से निकाला जाता है, और यह पहाड़ियां उसी क्षेत्र में है। तो बताओ राजस्थान का सिवाना क्षेत्र या 56 की पहाड़ियां कहीं किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट के लिए। और इन्हीं पहाड़ियों के अंदर एक प्रसिद्ध पर्वत है जिसका नाम है नाकोड़ा पर्वत, जहां एक जैन मंदिर भी बना हुआ है ना, जैन मंदिर बना हुआ है। मेसा का पठार अभी जस्ट बताया था मैंने, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है ना, किला।
त्रिकुट पहाड़ी कहां है? जैसलमेर में। अब आपको पता होगा एक त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, एक त्रिकुट पर्वत अपने करौली में है। तो त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला सोनारगढ़ स्थित है। इस पर सोनारगढ़ स्थित है भाई, है ना। तो जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी पर। और एक जो त्रिकुट पर्वत आता है ना, त्रिकुट पर्वत जो करौली में है, एक त्रिकुट पर्वत अपना करौली में है, और इस त्रिकुट पर्वत पर जो करौली में, इस पर कैला देवी का मंदिर स्थित है। तो थोड़ा सा दोनों का ध्यान रखना। कैला देवी का मंदिर जो हो गया वो करौली में हो गया, वो किस पर हो गया? आपके वो त्रिकुट पर्वत पर हो गया। और त्रिकुट पहाड़ी जो जैसलमेर में, उस पर जैसलमेर का किला सोनारगढ़ स्थित है। चिड़िया टुक पहाड़ी है ये ना, चिड़िया टुक पहाड़ी जो जोधपुर में है, और इस पर जोधपुर का किला क्या स्थित है? मेहरानगढ़ स्थित है ना। बीठड़ी पहाड़ी तारागढ़ है। बीठड़ी जो इसे कहते हैं अपने दुर्ग कोई बीठड़ी ना। ऊपरमाल का पठार आपको पता है भैंसरोरगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया तक, भीलवाड़ा तक कौन सा पठार है? अपना ऊपरमाल का पठार है। और ये वही ऊपरमाल का पठार है जहां से मेनाल नदी प्रवाहित होती है। और मेनाल नदी राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाती है ना। मेनाल नदी निकलती है यहां से, मेनाल नदी। और मेनाल नदी राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात वो दूसरा ऊंचा जलप्रपात बनाती है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है, और दूसरा ऊंचा जलप्रपात मेनाल जलप्रपात है। दूसरा ऊंचा क्या है? जलप्रपात। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा ऊंचा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? मेनाल नदी बनाती है। और ये कहां से कहां तक? जैसे बोराट का पठार कहां से? गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक था, वैसे ही ऊपरमाल का पठार भैंसरोरगढ़ से कहां तक है? बिजोलिया तक है। भैंसरोरगढ़ पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, और बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में। ठीक है, आगे मगरा, जैसे मैंने कहा था उदयपुर जिले का कौन सा भाग? उत्तरी पश्चिमी भाग जो अवशिष्ट पहाड़ियां उसे मगरा के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जरगा पर्वत स्थित है जो बोराट के पठार पड़ता। और जरगा चोटी है जो आपको पता है 1431 मीटर, राजस्थान की चौथी ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची कौन सी थी? गुरु शिखर। दूसरी कौन सी थी? शेर। तीसरी कौन सी थी? दिलवाड़ा। चौथी कौन सी थी? जरगा। आडा वाला पर्वत कहां मिलेगा? बूंदी में। ये कहा था कि अरावली पर्वत श्रृंखला को ही बूंदी में किया जाता है, आडा मतलब आडा वाला पर्वत। और नाग पहाड़ आपको पढ़ा था अजमेर में है। नाग पहाड़ कहां था? अजमेर है, जहां से लूनी नदी निकलती है। अजमेर में लूनी नदी यहीं से निकलती है, जो सर्फिलाकार सर्प के समान है, इस वजह से इसे नाग पहाड़ कहते हैं। कांठल क्षेत्र, माही नदी के कांटे में स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? कांठल क्षेत्र कहलाता है। माही नदी का प्रवाही क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रतापगढ़ में कांठल। देशरों का पठार, जिससे मैंने कहा था गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के बीच, जैसे यहां गोगुंदा है और गोगुंदा यहां क्या था? कुंभलगढ़। तो गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के बीच का पठार क्या कहला रहा है? बोराट का पठार कहलाता है। और इस बोराट के पठार की अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर बोराट के पठार पर एक चोटी है जरगा और एक चोटी है रागा। तो जरगा और रागा चोटियों के बीच में हमेशा हरियाली रहती है, इस वजह से इसे देशहरों का पठार कहा जाता है ना, देशहरों का पठार। तो जरगा और रागा दोनों चोटियां उदयपुर में है, और जरगा और रागा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? देशहरों का पठार कहलाता है। तो इस पे सर हरियाली जो रहती है, तो ये देखो उदयपुर जिले में जरगा और रागा पहाड़ियों के जो सदैव हरे भरे रहते हैं, वृक्ष रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देशहरों का पठार। तो जरगा और रागा दोनों पहाड़ियां कहां है? बोराट के पठार पर स्थित है ना। उड़िया के पठार की जस्ट अभी चर्चा की थी अपन ने। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। 1360 मीटर है, ये देखना गुरु शिखर से नीचे स्थित है, अर्थात यह है आबू से लगा हुआ है, माउंट आबू से लगा हुआ है ना। आबू पर्वत की चर्चा की थी अपन ने। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है ना। इसका 1200 मीटर, उसकी 1360 मीटर है, ये ध्यान रखना है। माही पर टोडरोक और ननरोक जो अपनी चट्टानें थी, आपको पता है नक्की झील के किनारे स्थित है। टोडरोक जो मेंढक के समान है, और ननरोक जो अपनी किसके समान है? टोडरोक तो मेंढक के समान, ननरोक औरत के घूंघट के समान है ना। डोरा पर्वत कहा था मैंने, पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है ना। राजस्थान, पश्चिम राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है जो जालोर में। इसके अलावा जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ियों की खासियत आपको पता होगा कि राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य केंद्र इन्हीं पहाड़ियों में स्थापित किया गया था। राजस्थान का प्रथम जो भालू अभ्यारण्य केंद्र है, भालू अभ्यारण्य केंद्र
राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। ठीक है, इसके अलावा इस जालोर में एक सुंदा पर्वत भी है, जहां पर सुंदा माता का मंदिर है, जहां राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया था। तो इसके अलावा मैंने एक क्रम से बताया था, इसराना भाकर 839, इसराना भाकर, रोजा भाकर और जारोल पर्वत, तीनों का क्रम आया हुआ क्वेश्चन है। डोरा पर्वत, फिर इसराना भाकर, रोजा भाकर और जारोल पर्वत। और ऊंचाई भी याद रखनी है, सभी पर्वत कहाँ है? ये जालोर में। उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है? अलवर में। इसके अलावा हर्षनाथ की पहाड़ी भी कहाँ है? अलवर में। उदयनाथ और हर्षनाथ दोनों का ध्यान रखना, हर्षनाथ की पहाड़ी। तो हर्ष का पर्वत तो कहां था? सीकर में। और हर्षनाथ की पहाड़ी कहां है? अलवर में। तो अलवर में हर्षनाथ, उदयनाथ दोनों ही कहां है? अलवर में है भैया ना। इसके अलावा अपने जालोर में बात की, डोरा पर्वत, इसराना बाकर, रोजा बाकर और जारोल पर्वत। 839 इसराना बाकर की, रोजा बाकर की 730 है, जाडोल पर्वत की 588 है, डोरा पर्वत की 869 मीटर है ना, 869 मीटर है। ठीक है, इसी के साथ आज हम विदा चाहते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।